चैट बॉक्स में अपनी अपनी आप बता सकते हैं कि आप सबको कैसा है, ठीक है ना। और जो लोग इंटरेक्शन करेंगे, बताएंगे, पूछेंगे, उनको ज्यादा समझ में आएगा। नॉर्मली ऐसे एक टेवा होता है। अब इसमें क्या है कि जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है उनको तो पता लग जाएगा कि हाँ जी क्या कैसा है, थोड़ा बहुत, लेकिन जो बिल्कुल ब्लैंक है, जिन्होंने पहली बार करना है, उनको नहीं समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा, ठीक है, वो इसलिए कि आपको सिर्फ इतना जानना है कि एक हॉरोस्कोप या एक कुंडली में होता क्या क्या है। तो इसमें देखो कि इसमें क्या है, नंबर्स हैं 1 से लेके 12 तक। फिर उसके बाद क्या है, इसमें ग्रह हैं, ग्रह बैठे हुए हैं, ये कहीं भी बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसमें ये बॉक्सेस हैं, ये बॉक्स है ट्रायंगल का बर्फी जैसा शेप बना हुआ है, ये बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स है। तो ये 3 चीजें हैं, ठीक है। पहले मैं ये 3 चीजें बताऊंगा उन लोगों को जो पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रख लिया सभी ने, सबने एक नजर मार ली इस पे, क्योंकि ये कुंडली है आपके पास, जिसके पास अभी करंट में कुंडली अवेलेबल नहीं है, मैं उनके लिए दिखा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जो चीज आपने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल बाद करनी है, उस चीज को मैं आज दिखा रहा हूँ। जैसे देखो, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो ना, एक सपना देके भेजते हो, बेटा तूने बड़ा होकर पुलिस वाला बनना है, तूने डॉक्टर बनना है, तूने ये बनना है, तूने ये करना है, तूने ये काम करना है, तूने ये चीज संभालनी है। तो आप एक सपना देके भेजते हो ना, आप किसी भी काम को करते हो, आप जॉब पे जाते हो, आपको एक विजन होता है कुछ दिमाग में, मेरे को सैलरी या मेरे को डेजिग्नेशन, पोजीशन, या फिर मेरे को ये अचीव करना है। तो अचीव क्या करना है आपने, ये हॉरोस्कोप रीड करना आपकी अचीवमेंट है, जो आपने सपना देखा है। तो जब तक आपने सपना नहीं देखा होगा, तब तक आप उसकी शुरुआत कैसे करोगे। तो पहले मैंने आपको एक सपना दिखाया है, ये मैंने आपको चीज दिखाई कि आपको किस चीज को रीड करना है। अब जो चीज आपको रीड करनी है, उसमें जो मेन चीजें हैं, देखिए मेन चीजें हैं आपकी नंबरिंग, 1 से लेके 12 तक की नंबरिंग, ये समझने वाली है। सेकंड नंबर पे जो हमारे नौग्रह होते हैं, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य यहाँ पे यहाँ बैठा है, तो ये कहीं पे भी बैठ सकता है, हर व्यक्ति की कुंडली में अलग जगह बैठे। जैसे अगर हम कल 16 तारीख की कुंडली बनाएंगे, 16 अगस्त की, तो उसमें अलग जगह बैठा होगा। अगर मान लीजिए कल को आप सीख जाते हो, कोई आपको सीधा कहता है कि चलो हमारे एक बच्चा पैदा हुआ है जिसको अभी 2 या 3 दिन हुए हैं, उसकी आप एक कुंडली बना दो, तो मोस्टली जिसने पूरा लिटरेचर पढ़ लिया, उसको कुंडली बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, या फिर ये होगा कि यार ये तो हमें पता नहीं कैसे करना। या कई बार क्या होगा, आपके पास डिटेल्स होगी लेकिन कुंडली नहीं हुई। तो कुंडली कैसे क्रिएट करनी है, ये पहले स्टेप है, पहली सीढ़ी है, इसको आपने समझ लिया। पहला पॉइंट है हमारा 12 के 12 नंबर्स, सेकंड पॉइंट है हमारे 9 के 9 ग्रह। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ये बॉक्सेस, ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, इन 3 चीजों पे अभी हम फोकस करेंगे। और इस चार्ट को आप ध्यान में रखना, इस चार्ट को हम बाद में एंड में, इस पे नजर मार लिया आप सभी ने, सबने देख लिया, एक बार अच्छे से दिमाग में डाल लिया। नेक्स्ट है ये, ध्यान से देखोगे तो ये चार्ट भी आपका उसी चार्ट के जैसा है, पर इसमें कि इसमें नंबरिंग जो है वो सीरियल वाइज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर लिखा है, जैसे 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब होता है मेष। राशियां आप सबको मालूम होंगी, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा मेरे ख्याल से जिसको राशियों के बारे में नहीं पता होगा कि 1 से लेकर 12 राशियों के क्या नाम होते हैं। न्यूज़पेपर में राशिफल बहुत बार छपता है, आप उसको अगर एक बार निगाह मारोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी राशि है, आपकी कौन सी राशि है। ये जब आप हॉरोस्कोप ड्रॉ करोगे तो आपको पता लग जाएगा मेरी राशि कौन सी है, ठीक है। राशि निकालना वो भी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और उसे आप एक बार निगाह मारो, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पे राशियां दे दी। उसके बाद जो फ्रेशर हैं, पहली बार कर रहे हैं, वो ये देखिए कि आपका जो 1 नंबर है और जो 8 नंबर है, ये दोनों मंगल ग्रह के अधीन होते हैं। मतलब कि 1 नंबर या 8 नंबर अगर आपके हॉरोस्कोप में यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो हॉरोस्कोप का मालिक है, जो हॉरोस्कोप आपका है, वो मंगल ग्रह के अनुसार चलेगा। ये पहला घर होता है, इसे हम लगन कहते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सिर, आपका हेड, आपका ब्रेन, इसके अनुसार पूरी बॉडी वर्क करती है। अगर ब्रेन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ना आप सुबह जल्दी उठ पाओगे, टाइम पे उठ पाओगे, ना आप काम कर पाओगे, ना आपको नींद आएगी, ना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।
बहुत सारे लोग अगर बीमार होते हैं तो उसका मेन कारण कहीं ना कहीं ब्रेन में कोई दिक्कत होती है, या स्ट्रेस कह लीजिए, या हम परेशानी। सबसे पहले 1 और 8 अगर लगन में लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट हाउस को हम लगन कहेंगे, तो उसका मतलब है मंगल। फिर 2 और 7, 2 का मतलब है वृषभ, 7 का मतलब है तुला। ठीक है, ये राशियों के नाम है। ये 12 के 12 आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि राशि का मालिक कौन होता है। 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों के 9 ग्रहों के साथ कैसे बांटे, पहले आपको वो जानना है। 2 नंबर और 7 नंबर का मालिक होता है शुक्र, और 6 का बुध, 4 नंबर का चंद्रमा, 5 नंबर का सिंह, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 और 12 का गुरु, 10 और 11 का शनि। राहु केतु नहीं लिए जाते। मेरी क्लास चल रही है। इसमें राहु केतु नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ आपके क्या लिए जाते हैं, बाकी के आपके जो आपके 7 ग्रह। ठीक है, वो मैंने आपको सारे बता दिए। केवल चंद्रमा और सूर्य 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको एक एक राशि मिली है, बाकी सभी को 2-2 मिली। ठीक है, इतना अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी को इतना समझ में ना आया हो, सर कौन सी राशियों को एक एक है? सूर्य, सिंह राशि और दूसरी कर्क राशि। 4 नंबर अच्छा चंद्रमा अकेला एक राशि का मालिक, और 5 नंबर सूर्य एक राशि का मालिक। ठीक है, अच्छा ये किसकी आवाज आई थी? हाँ जी, किसकी आवाज आई थी, कौन है? मेरा नाम रश्मि है सर। रश्मि मैम, आप जरा ऑनलाइन आइए। ऑनलाइन ही हो ना? हाँ जी हाँ, कैमरा ऑन कीजिए। आपसे ना एक छोटा सा सवाल करना है, जिसका मैंने हाँ आपसे जी जवाब देना है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। ये जो फर्स्ट हाउस है, इसको हम क्या बोलते हैं? लग्न भाव। हाँ, लग्न बोलते हैं। बस इतना सा मैंने आपसे जानना था। अब ये देखिए, दिख रहा है पिक्चर? हाँ जी, बताइए इस कुंडली का मालिक कौन है? जो लग्न लॉर्ड है, हाँ, वो जैसे 10वीं राशि, 10वीं राशि इसमें बैठी हुई है, अ, तो शनि है सर। हाँ, ठीक है। इस तरह से आपने कुंडली को पढ़ना है। पहला पॉइंट समझ में आया ना, कि हाँ जी कैसे आपने सबसे पहले मतलब हमने ये निकालना है कि आपकी जो कुंडली है उसका जो मालिक कौन है, किस ग्रह के अधीन आपकी कुंडली चलेगी। 9 हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में से राहु केतु को छोड़ दो, और बाकी के जो आपके 7 है, 7 में से आपने ये देखना कि किस ग्रह के अधीन आप चल रहे हो। तो ये कुंडली चलेगी शनि के अधीन। इतना पॉइंट क्लियर हो गया मैम? जी। हाँ, तो आप सभी को क्लियर हो गया ना, किस तरह से हमने ये देखना है कि कुंडली का मालिक कौन है। ठीक है, इसी में हम एक कुंडली और देख लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको थोड़ी सी और इजी हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन पूछूं? लाइव आके क्वेश्चन पूछिए, जिसमें भी पूछना है, कोई इशू नहीं। जो आपने वो लगन दिखाया 10वीं राशि, यानी वो मकर हुई ना? जी तो मकर की लॉर्ड रहते हैं शनि, जी मैम, ये देखिए, तो वो हिसाब से आपने ये देखा। देखिए, एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन किया, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 10 नंबर इसलिए अभी पूछ रही जस्ट थी। क्या है, आपको लगन फाइंड करना पहले आना चाहिए। ये पहला स्टेप है। अगर आप पहला स्टेप समझते हो तो उस पहले स्टेप से फिर सारे जुड़े हुए आगे तक चलते हाँ, इसीलिए मैंने डिस्टर्ब हैं। किया, सॉरी। 10 ओके, नंबर थैंक आपका यू सर। हाँ, मकर आपने फाइंड कर लिया, ये आपका मकर आ गया। ओके, हम्म। अब नेक्स्ट है ये राशि। तो रश्मि जी बताइए, इसका मालिक कौन है? हाँ जी राजेंद्र जी, सर। आप ध्यान दे रहे हो? सर और गुरु, बाकी मेंबर गुरु ध्यान दे रहे सर। हैं? गुरु, ठीक है हाँ ना? जी हाँ, तो रश्मि मैम, आपको पहले नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की? सर, मैंने ना ज्योतिष प्रवीण किया था बहुत साल पहले, पर ज्योतिष विशारद यानी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाई थी, मेरे एमए के एग्जाम्स थे सर। तो और कोई और किसी और पर्सन को पूछना है? तो सर मुझे मैम, अगर पूरी आपको देखिए, आपको पूरी बेसिक बात है, कोई एस्ट्रोलॉजी बात नहीं सर आती कोई है, बात नहीं, पर कोई बात नहीं। देखिए थोड़ा मैम, बहुत बेसिक मुझे जानकारी है सर। कोई इश्यू नहीं मैम, ऐसे करेंगे, आप बुरा मत मानिए। मैं किसी जी ऐसे पर्सन को लेता हूँ जो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी जो मैंने बताया है उसके अनुसार लगन फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, अगर सिर्फ आपको याद है तो। 2 मिनट पहले वाली अगर आप बात भूल जाओगे तो शायद आपको दिक्कत रहेगी, लेकिन 2 मिनट पहले वाली बात अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट, और हरप्रीत मैडम, आप
कोई और न्यू बताना चाहेगा इस कुंडली का मालिक मैं कौन है? बताऊं क्या सर? हाँ जी बताइए। सर ये लग्न में 9th नवी हाउस राशि तो है, धनु। ये गुरु की राशि है साहब, इसको धनु राशि कहते हैं। बस 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 धन्यवाद, शांत हो जाइए सर। और कोई जिसको डाउट हो कि धनु कैसे बना, धनु या गुरु कैसे बना? और कोई पर्सन जिसको डाउट हो? सर रेडमी नाम है आपका, आप को क्लियर हो रहा है? ब्लू शर्ट आपको क्लियर हो रहा है सर? ये सर आपने रेडमी लिखा हुआ है, ब्लू शर्ट पहनी आपने, आपको क्लियर हो रहा है? हरप्रीत मैडम आपको क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। यस सर, हरप्रीत मैडम जी आपको सर। क्लियर हुआ ना? बिल्कुल हाँ क्लियर सर। हो गया सर। रेडमी लिखा है, मेरा नाम दौलत है। क्लियर है। यस सर क्लियर हो। हाँ ओके ओके। देखिए क्लियर होना बहुत जरूरी है, अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं यानी कि जो भी पर्सन हो आप, हम किस ग्रह के अंडर है, ताकि आपको एक ग्रह सिलेक्ट करना है कि मैं इस ग्रह के साथ चलूं और वो ग्रह मेरा मालिक है, और उस ग्रह के अकॉर्डिंग बाकी सारी ग्रह होते हैं। सौर मंडल में सूर्य सबका देवता और सबका सबसे बड़ा है, लेकिन आपके लिए कौन बड़ा है? आपके लिए हमेशा सूर्य थोड़ा बड़ा रहेगा। समझ में आ रही है? सुनिए, सौर मंडल में सूर्य ग्रह सबसे बड़ा होता है, लेकिन आप सभी के लिए सूर्य थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर आप सभी के लिए सूर्य बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब तो आप सब लोग अपने घर में सबसे बड़े हो गए और आप सब लोगों को सरकारी जॉब मिलेगी, ठीक है? और आप सब लोग ऐसे चलोगे जैसे राजा चलता हो, ठीक है? तो सूर्य सबसे बड़ा जरूर है, लेकिन आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपके लिए बना है ये आपको पहले पता करना पड़ेगा। जैसे इसमें गुरु बना है, इससे पिछले वाली में शनि बना था, ठीक है? तो सूर्य किस व्यक्ति के लिए बड़ा बनेगा या किस व्यक्ति की कुंडली का मालिक बनेगा? जिस व्यक्ति की कुंडली में यहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा, ठीक है? जिस व्यक्ति की कुंडली में यहाँ पे 5 नंबर लिखा होगा वो व्यक्ति सूर्य के अंडर आएगा, उसकी कुंडली का मालिक सूर्य होगा। इसी तरह से आपने 9 के 9 ग्रहों की कुंडली का मालिक निकाल दोगे इजीली। किसी भी व्यक्ति की कुंडली आपके सामने आती है तो आप उसको देख के ये बता सकते हो कि इस कुंडली का मालिक कौन है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी। चलिए, ये यहां से मैंने आपको सिर्फ इतने राशियों से मैंने आपको ये बताया कि राशि देख के आप कुंडली से कैसे बता सकते हो कि इस कुंडली का मालिक कौन है, और 9 के 9 ग्रह मैंने आपको बताया। सेकंड है आपका ये भाव। अब इसमें क्या है, राशियां भी हैं लेकिन राशियों के नाम नहीं है, नंबरिंग वही है। और इसमें क्या है, इसमें आपके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हिंदी में बताया। जैसे फर्स्ट बताया व्यक्तित्व। व्यक्तित्व होता है आपका, आप क्या हो, कैसे, पर्सनालिटी, आपका आचरण, आपका नेचर। तो जब भी किसी के नेचर के बारे में कुछ जानना है तो आपको पहले घर से पता लगेगा कि आदमी सच बोलता है, झूठ बोलता है, ईमानदार है, बेईमान है, चोर है, हिम्मत वाला है, साथ चलने वाला है, नहीं चलने वाला है, प्यार करेगा नहीं करेगा, धोखा देगा, कंजूस है, फिजूल खर्ची है, ठीक है? ये सारी चीजें हम पहले घर से देखते, ठीक है? लेकिन इसके लिए क्या है, आपको नेचर एनालिसिस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये भी 2 दिन का कोर्स होता है जो आप में से कुछ लोगों ने किया हुआ है, जिससे आप किसी व्यक्ति के नेचर को जानने में काफी आपको मदद मिलती है। क्योंकि अगर आपको नेचर पता लग गया किसी का तो आप उसको समझने में बहुत इजी हो जाता है। किसी व्यक्ति के साथ जब आप दोस्ती करते हो या रिश्ता बनाते हो, पहले आपको उसका नेचर पसंद आना जरूरी है, अदरवाइज तो आपके लिए वो बिजनेस हो जाता है ना। कि आप किसी दुकान पे गए, आपने पैसे दिए, उससे सामान लिया, कोई मतलब नहीं, ना कोई हेलो हाय, ना कोई नमस्कार, ना कोई उसका नाम जानने में रुचि, सिर्फ अपना काम किया और घर आ गए, चाहे वो सरकारी काम हो चाहे प्राइवेट हो। लेकिन जब आपने कहीं से मित्रता स्थापित करनी है या कोई रिश्ता करना है, लड़का लड़की में जब भी रिश्ता होता है सबसे पहले आप क्या नोटिस करते हो? लड़का कैसा है, उसका कैसा नेचर है, लड़की शाई है, घमंडी है, काम करना आता कि नहीं आता। तो यहाँ से हम नेचर से देखते हैं। तो जो मैच मेकिंग होता है और मैरिज के केसेस होते हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केसेस होते हैं, उसमें नेचर एनालाइज हमें बहुत ज्यादा हेल्प देता है। या बाद में जब हस्बैंड वाइफ का इनकेस डिवोर्स का सीन बन जाए तो उसमें भी नेचर हमें बहुत हेल्प देता है कि दोनों में से कौन पहल करेगा डिवोर्स के लिए
शादी के लिए, लव के लिए या आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि जिसका नेचर जितना स्ट्रांग होगा वही उस चीज में आगे उतना रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमें नेचर बहुत जरूरी होता है। जैसे कई बार आपके दो बच्चे हो, आपको पता लग जाता है ये वाला बच्चा मेरा ये काम करेगा और ये वाला तो उठेगा ही नहीं, क्योंकि आपको नेचर पता होता है उनका कि ये जिद्दी है, इसको तो चाहिए, इसे तो रो रो के सिर्फ खा जाएगा। तो वो क्या है, आपको पता लग गया, वो तो आप उसके साथ महीनों सालों बिताया तब पता लगा। यहाँ से हम कुंडली देख के बता देते हैं कि इस आदमी का नेचर कैसा है, ये काम करेगा नहीं करेगा, इसको बोल बोल के काम कराना पड़ेगा, या ये करेगा ही नहीं, या ये पहली बार में कर लेगा, ठीक है। चलिए, सेकंड नंबर पे आता है आपका धन। धन पैसा आप सबको चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हम धन से जुड़ी कोई भी चीज ये हम देखते हैं सेकंड नंबर से। सेकंड नंबर यानी कि यहाँ पे जो ग्रह बैठा है या जो ग्रह यहाँ देख रहा है या जिस ग्रह का संबंध इससे है वो हमें पैसा देगा, ठीक है। पैसे के अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप में से अगर कोई पर्सन अपना कोई क्वेश्चन खड़ा करता है तो 12 के 12 भाग कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके उस क्वेश्चन का जवाब इन 12 पॉइंट्स में से किस पॉइंट में से निकल के आएगा। थर्ड पॉइंट आपका होता है पराक्रम। पराक्रम यानी एफर्ट, हिम्मत। ऐसा कोई भी काम जो आपने अपनी जिंदगी में हिम्मत मार के किया हो, चाहे वो पहली बार ट्रैवलिंग हो, चाहे वो घर से भागना या घर से जाना हो, चाहे वो स्कूल तक का सफर हो, या चाहे अपने पिता के सामने अपनी बात रखनी हो, वो सारा आपका 3 नंबर पराक्रम एफर्ट से आता है। 4 नंबर आपका सुख। सुख यानी कि हर वो चीज जिससे आपको खुशी मिलती है। खुशी किससे मिलती है? सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, जब आप पैदा हुए थे, आप 1 साल के थे, तो आप खुश किससे होते थे? अपनी माँ से। 1 साल के बच्चे को कोई मतलब नहीं होता कौन क्या है क्या नहीं है, तो उसको सिर्फ अपनी माँ से मतलब होता है, वो अपनी माँ से खुश होता है और दूध से खुश होता है। तो 4 नंबर जगह जो है वो माँ और दूध यानी चंद्रमा, उसको रिप्रेजेंट करता है। सुख में अभी हम सुख की बातें करेंगे, तो सुख आपको मिलता है किस चीज से? माँ से, ठीक है। सबसे पहले आपको माँ से सुख मिलता है जब आप छोटे बच्चे होते हो, फिर धीरे धीरे जब आप थोड़े बड़े होते हो, खेलने कूदने लायक होते हो, तब आपको पिताजी डांटते हैं तो आपको माँ की छाया चाहिए होती, तब भी आपको सुख किससे मिलता है? माँ से। फिर थोड़े और बड़े होते हो, स्कूल जाने लगते हो, तो आपको सुख किससे मिलता है? जब आपके अच्छे नंबर आते हैं पढ़ाई लिखाई से। थोड़े और बड़े होते हो तो उसके बाद क्या चाहिए आपको? व्हीकल। आजकल के बच्चे तो बहुत जल्दी मांग लेते हैं, उससे सुख मिलता है। फिर थोड़े और बड़े होते तो फिर आपको क्या चाहिए? आजकल तो मोबाइल बहुत जल्दी मांग लेते हैं, तो वो भी आपका सुख यहीं से है। फिर उसके बाद क्या है? आगे धीरे धीरे फिर घर, तो थोड़े और बड़े हुए फिर शादी करनी है, फिर घर, तो वो सारी चीजें आपको 4 नंबर से सुख मिलेगा। हर वो चीज जिससे आपको सुख मिलता है या आपको सुख की अनुभूति होती है, आपको लगता है कि इससे मुझे सुख प्राप्त हुआ है या ये मेरी लाइफ में आ जाए तो मुझे सुख मिल जाए। तो देखिए, गाड़ी मकान माँ, ये 3 चीजें होती हैं जो आपको सुख देती हैं। और एक कपड़ा जरूर होता है, लेकिन कपड़ा तो नॉर्मली हर इंसान के पास होता है, ठीक है। और पैसा 4 नंबर में अगर आपको घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, तो ऑब्वियसली आपके पास पैसा है। चलिए 5 नंबर होती है संतान। संतान यानी कि संतान का सुख, बच्चे पैदा होंगे, लड़का होगा लड़की होगा, इसकी प्रेडिक्शन हम 5 नंबर से, ठीक है। देन 5 नंबर के बाद इसके अलावा 4 नंबर मैंने आपको बताया, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद क्या करता है? सबसे पहले स्कूल जाता है। तो जो स्कूल जाने की आपकी एजुकेशन है वो हम 5 नंबर से देखते हैं। 6 नंबर, अब स्कूल जाओगे तो लड़ाई झगड़ा भी होगा ऑब्वियसली। कई बच्चे होते हैं, कभी कमीज फटी होती है, कभी कोई ना कोई चोट का निशान होता है, इसने मारा उसने मारा, लड़ाई झगड़ा। तो शत्रु, ये स्कूल के ही नहीं है, बाद में हमारी लाइफ के जो बड़े बाद में भी बनते हैं, ये सब वो होते हैं, ठीक है। तो शत्रु हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो बीमार भी होते हैं, तो बीमारी भी हम यहाँ से देखते हैं। अब बच्चा पैदा हुआ, बड़ा भी हो गया, स्कूल भी जाने लगा, बीमार भी थोड़ा सा कर दिया हमने, तो बड़ा होने के बाद क्या होगा? शादी, विवाह। या तो होगी शादी या फिर वो करेगा कामकाज, बिजनेस। तो कामकाज और बिजनेस वो हम देखेंगे 7 नंबर से, और शादी। और ऑब्वियसली शादी के बाद भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कई लोग शादी के बाद बीमार पड़ना शुरू होते हैं, तो वो होता है 8वें नंबर से। देन उसके बाद लोगों का कई बार होता है शादी के बाद, कई लोग कहते हैं इसकी शादी हो गई उसकी वजह से किस्मत चमक गई, तो वो कैसे देखना हमने? 9 नंबर से।
और उसके बाद क्या होता है प्रोफेशन, हम किसी एक लाइन में फिक्स हो जाते हैं। शादी के बाद जब 20 बच्चे हुए तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो अक्सर आदमी फिर लाइन फिक्स कर लेता है, उसके बाद कहीं इधर उधर नहीं लगता। दैट मीन्स कर्म, काम क्या करना है, वो काम हमें पता लगता है 10 नंबर से। काम किया, जॉब की, कमाया, 30 दिन लगाए, सारी दिहाड़ी लगाए, फिर कुछ पैसे मिले, उस पैसे को हम क्या कहते हैं सैलरी, वो होती है 11 नंबर। आय, आय यानी सैलरी, या कह लीजिए सैलरी, या मान लीजिए आपकी दुकान है, आपने माल बेचा, आपको फायदा हुआ, प्रॉफिट, वो है आपका 11 नंबर। और जब पैसा आएगा, सैलरी आएगी हाथ में, 10,000 50,000 सैलरी आई, बीवी ने ले ली, किराया, खर्चा, बच्चों की फीस, राशन, ये वो, फलाना फलाना, किस्त, ये वो, तो क्या बन गया खर्चा। तो 12 नंबर क्या देगा खर्चा, क्योंकि सीधी सी बात है, पैसा आया तो वो जाने के लिए आया, लेकिन बचेगा किसके पास, वो भी इसी चार्ट के पीछे। अब आप सभी लोग एक एक करके अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो सवाल इन 12 नंबरों में से किस जगह से देखा जाए, एक एक करके। किसी का कोई सवाल? सर कौन सा रिलेटेड सवाल, मतलब मैं कोई भी सवाल, जैसे मन में आपके कोई भी टॉपिक आ जाए। हम लोग लाइक कोई बच्चा है, उसको इंजीनियरिंग करना है, मेडिसिन करना है, वो कौन से भाव से देखना चाहिए? जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने बोला है कि क्या काम करना चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना है, पढ़ना है, हाँ। इसमें देखिए इनके सवाल में 2 वेरिएंट है, ध्यान से अगर आप समझोगे, नॉर्मल आदमी, अगर नॉर्मल आदमी इसे एक सवाल मानेगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजर की नजर से देखोगे तो ये 2 सवाल है। पहला Okay. सवाल ये है कि बच्चा क्या पढ़ेगा, दूसरा सवाल ये है बच्चा क्या करेगा। एक बात ध्यान से सुनिए, 70% लोग वो काम नहीं कर रहे जो उन्हें जिंदगी भर सीखा है। इसको पता है वीडियो बनानी है ना, इसलिए बड़ा प्रेम से बोल रहा, वो भी बड़ा प्रेम से बोल रहा था वीडियो बनाने के लिए। देखिए डिस्टर्बेंस मत कीजिए, मैं बता रहा हूँ 60 to 70% लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर जो पढ़ते हैं, जैसे आपने अकाउंट्स पढ़ा, इंजीनियरिंग पढ़ी, डॉक्टरी पढ़ी, एडवोकेसी पढ़ी, किसी के पास आपने कोई अकाउंट का काम सीखा, कुछ भी सीखा आपने, वो आपका लाइफ टाइम प्रोफेशन नहीं रहता। एग्जाम्पल के लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी बचपन में थोड़ा पढ़ी थी, या मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी के किसी उसमें थोड़ा गया था, आज मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्या हुआ, जब जवान हुआ, जब प्रोफेशन का टाइम आया तो वो चेंज हो गया। बहुत सारे होते हैं बच्चों को मेडिकल लाइन में डालता है लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाते, आप अकाउंट्स की लाइन में डालते हैं लेकिन वो सीए नहीं बनता है, सीए बन भी जाते हैं लेकिन वो अपना ऑफिस नहीं खोल पाते। ठीक है, तो पहला सवाल आपका ये कि क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, ये हम देखेंगे। आपने वर्ड बोला पहला संतान, कि मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा, तो बच्चा संतान लिखा है यहाँ पे 5 नंबर से, ये यहाँ से फाइंड करेंगे कि वो क्या पढ़ेगा आपका बच्चा। अब अगला सवाल ये कि वो क्या करेगा, क्या करेगा वो निकल के आएगा इस 10 नंबर से। अगर ये दोनों चीजें आपस में मैच हुई तो आपके बच्चे ने जो पढ़ा है वो उसके काम आएगा, अदरवाइज बड़ा होके वो अपनी लाइन चेंज कर लेगा, जॉब उसे जिस डिपार्टमेंट मिलेगी वो उसके कर्म में लिखा है पहले से। अगर उसकी एजुकेशन उस कर्म से जुड़ी है तो सेम लाइन में उसको जॉब मिलेगी, प्रोफेशन मिलेगा, लाइफ टाइम उसी को आगे करेगा। अगर वो डिफरेंट है तो वो काम कुछ और करेगा, नॉलेज उसको कुछ और चीज की। ठीक है, एग्जाम्पल, सर एक मिनट, एग्जाम्पल के लिए ये चार्ट है, इस पर्सन ने, एडवोकेट है ये पर्सन, ठीक है, लेकिन ये एडवोकेट किसी का काम नहीं करते। ठीक है, आप में से कोई है, अगर उन्होंने ज्वाइन किया होगा तो मिस्टर पाटिल नाम है इनका। ठीक है, तो ये एडवोकेट है और इसके अलावा किसी ग्राम पंचायत या फिर इस तरह की जो चीजें होती हैं जो थोड़ी अर्ध सरकारी लेवल पे होती है, उनके मेंबर भी हैं। तो ये किस वजह से एडवोकेसी में आए और किस वजह से ग्राम पंचायत से जुड़ी या सरकारी महकमे से जुड़ी चीजों में एडेड है, इन्वॉल्व है, ये हम चार्ट को रीड करके समझेंगे बाद में। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने सवाल किया क्या पढ़ेगा, मैंने ये बताया पढ़ेगा तो बता दिया, लेकिन काम क्या करेगा ये इंपॉर्टेंट होता है। तो काम इन्होंने लेकिन वो नहीं किया जो इन्होंने सारी उम्र पढ़ा है। ठीक है, तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपका काम जो करना है आपने वही अगर आपने जीवन भर पढ़ा है तो वो आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, इस बात से तो आप सभी लोगों में से काफी लोग सहमत होंगे कि आपके आसपास या आप वो काम कर रहे हो जो आपने बचपन में नहीं पढ़ा, या जो बचपन में नॉलेज ली
वो जवानी में आके काम नहीं है। ठीक है, और कोई किसी का कोई सवाल? सर पूर्व संचित जो कर्म है वो किस भाव से देखेंगे? देखिए मैम, पूर्व संचित कर्म जो है वो आप इसमें अपने 5 और 9 से देख सकते हो। 9 से देख सकते हो, 5 से देख सकते हो, प्लस आप 1 नंबर से देख सकते हो। लेकिन आपको ये बता दूं, एस्ट्रोलॉजी में पूर्व संचित कर्म जो है वो इतने ज्यादा नहीं लिए जाते, क्योंकि इसकी प्रिडिक्शन कोई खास इतनी मतलब वाली नहीं बनती। मैं आपको बोल दूं कि आप पिछले जन्म में ये थे या आपने पिछले जन्म के ये कर्म है, तो इतना ज्यादा वो ना नॉर्मल आज की लाइफ में इतना ज्यादा सटीक नहीं बैठता, क्योंकि कई लोग साइंस की वजह से इतना नहीं मानते। वो एक तो अलग सर होती है। जैसे अगर आप बिल्कुल कमिटेड हो, डिवोटेड हो, फिर भी अगर आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल ना हो, तो इसमें तो कोई ऐसा ही है ना कि कोई पुराने जैसे बोलते हैं जन्मों के कर्म होते हैं, देखिए ऐसे मैं, बोलते हैं ना लोग। हाँ मैं बताता हूँ किसका क्वेश्चन है ये? रश्मि। रश्मि, रश्मि मैम आप कहाँ गए? फिर क्या बोलते हैं? मैं बताता हूँ ना क्या होता है। हॉरोस्कोप जितना अच्छा है, समझ लीजिए आपके पिछले जन्म के कर्म उतने ही अच्छे हैं। और हॉरोस्कोप आपका जितना बुरा है, 6, 8, 12 में जितने ज्यादा ग्रह बैठे हैं, समझ लीजिए पिछले जन्म में आपके उतने ही बुरे कर्म थे, और इस जन्म में आपको दोबारा से स्ट्रगल करने का और एक चांस दिया जा रहा है अपने आप को बेहतर बनाने का। बाकी पिछले जन्मों से जुड़ी चीजें, ऐसा नहीं कि पिछले जन्म में खत्म हो जाती है, वो इस जन्म में भी आपके साथ जुड़ के आती है। ठीक है, इसके ऊपर कम से कम नहीं भी तो 100-150 पॉइंट्स की एक थ्योरी है, जो पूरी आपकी 6, 8, 12 और 1, 5, 9 से जुड़ी है। वो एक अलग थ्योरी है, उसको हेलो सर, गुड उस इवनिंग। पर्सन को सीखना चाहिए जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूरी नॉलेज होगी। अब वो थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है, एक्स्ट्रा करना चाहता है। ठीक है ना नीचे है पानी। ठीक है जी। जी। नेक्स्ट किसी का कोई सवाल? हाय सर, नो गुड इवनिंग। सर आपने बताया पूर्व संचित कर्म 5वें और 9 भाव से देखना है, तो 6, 8, 12 मतलब क्या उसका हो सर, गया? एक अच्छा और एक बुरा देखना है ना। जी जी। एक अच्छा और एक बुरा देखना है ना। हाँ 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 हाँ। तो अच्छा देखेंगे 1, 5, 9 से, बुरा देखेंगे 6, 8, 12 से। अच्छा अच्छा हाँ। तो आपकी कुंडली कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, ये 6, 8, 12 और 1, 5, 9 बता दो। ओके हाँ हाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और किसी का सवाल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा सवाल है, मैंने आपको मैसेज किया है। मैम अभी मैं किसी का हॉरोस्कोप यहाँ पे नहीं ले रहा, ठीक है ना। अच्छा, ओके हॉरोस्कोप किसी का नहीं ले रहा मैं, क्योंकि मैं हॉरोस्कोप ठीक। लूंगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर एक बॉक्स में कोई ना हाँ, कोई ग्रह हो। इसीलिए मैं आपको साथ साथ में हॉरोस्कोप की एग्जांपल दे रहा हूँ। हॉरोस्कोप में एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ साथ में, ताकि आपको समझ में आए और आपको थोड़ा फ्रेंडली लगे। कल को मान लीजिए आपने 1 महीना पढ़ लिया, 2 महीना, 3 महीना पढ़ लिया, सामने आपके किसी ने हॉरोस्कोप रख दिया, घर वालों ने रख दिया, और आपके मुंह पे एक स्माइल है और बोलती बंद है। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंडली नहीं हो आप उसके साथ। अगर मान लो टीचर स्टूडेंट का टेस्ट ले हर हफ्ते, तो बाद में तो कुछ भी पूछ लो, इजी है। लेकिन अगर आपसे टेस्ट ही नहीं लिया और एकदम से पेपर रख दिए, तो फिर आप इधर उधर ही देखोगे। ठीक है ना। तो इसलिए आपको फ्रेंडली बनाने के लिए, वो इन्वायरमेंट आपको देने के लिए हॉरोस्कोप साथ साथ में चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए। क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन का टॉपिक होता है। जैसे जो ब्लू शर्ट वाले हैं उनका टॉपिक था कि बच्चों की पढ़ाई कहाँ से देखें, वो एक टॉपिक है। एक और मैडम है, उन्होंने बोला कि पूर्व संचित कर, क्योंकि ये बिल्कुल और टॉपिक है, चलो लेकिन फिर भी चलेगा। नॉर्मली आप जिन सवालों की क्वेरी करने जाते हो, वो सवाल देखने कहाँ से हैं, यहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा। और किसी का कोई सवाल, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं इसको कंप्लीट करके। सर आपने कहा 6, 8 और 12वें भाव में जितने ज्यादा ग्रह बैठे होंगे उतना ही कुंडली खराब होगी। मैम ये जरूरी नहीं है, लेकिन 6, 8, 12 में अगर आपके ज्यादा ग्रह बैठते हैं तो वो काफी हद तक आपके हॉरोस्कोप को कमजोर कर देते हैं। हाँ जी। कमजोर कर देते हैं। सर आवाज नहीं आई क्लियर।
सर ने शायद म्यूट किया है, 1 मिनट के लिए कुछ कॉल आया आई थिंक। अच्छा जी पूछिए किसका क्या क्वेश्चन है। देखिए अब अभी क्वेश्चन मतलब आप ये जैसे आप मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर के पास क्वेरी करने जाते हो ना कि आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्वेरी करने जाते हो ना हॉरोस्कोप की, तो मैं आपको भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज देखनी कहाँ से होती है, क्योंकि कल को जब आप थोड़ा सीख जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने फोकस कहाँ करना है। पूरे चार्ट पे फोकस नहीं करते। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको फोन का चार्जर चाहिए, तो आप सिर्फ वही देखोगे ना जहां उस फोन के चार्जर होने की एक्सपेक्टेशन या फिर परसेंटेज सबसे ज्यादा है, बेड के पास जहाँ पे आपके प्लग्स लगे होते हैं, जहाँ पे आपके ड्रॉज होते हैं। ये तो नहीं आप पूरे घर को छान मारोगे उस चार्जर के लिए, जहां आपको लगता है कि हो सकता है सिर्फ आप वहीं देखोगे। तो जो डिपार्टमेंट उससे जुड़ा है सिर्फ आप वहीं पे ध्यान दोगे उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। किसी का और कोई सवाल मन में आ रहा है कि हमें कोई सवाल मन में कोई भी कोई टॉपिक, तो मैं आपको बताऊं कि कहां से देखा जाता है वो, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। हायर एजुकेशन या फॉरेन एजुकेशन के लिए ये बीमारियों के नाम है, तो इसमें आप बीमारियों के नाम नहीं लेंगे, इसमें ये है कि आप बीमारियां कहां से देखते हैं। तो बीमारियां भी हम ये लिखा ना इतना बड़ा रोग, सर फॉरेन सेटल होंगे कि नहीं होंगे वो किस भाव से देखेंगे? ये आपका सवाल है। तो फॉरेन सेटलमेंट जो होता है वो हम देखते हैं 12 नंबर से, जहां पे लिखा है खर्च। एक बात बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो फॉरेन बिना खर्च के गए हैं? क्या कोई आदमी बिना खर्च किए फॉरेन जा सकता है? बिना खर्चे क्या कोई फॉरेन जा सकता है? तो खर्चा जहां आ गया वहां पे फॉरेन आपका जुड़ा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको चीजों को रिलेट करना आना चाहिए। आप अगर चीजें को रिलेट करना सीख जाओगे तो कल को कोई नई चीज भी अगर आपसे पूछ ली गई ना जो मैंने शायद ना भी पढ़ाई हो या आपने ध्यान ना भी दी हो, तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि फॉरेन ट्रैवल जो है वो खर्चा है, बड़ा छोटा मोटा नहीं है कोई कि चलो जी ये 2-4 हजार 5 हजार की बात आ गई। कोई भी आप टिकट बुक करो 10 हजार से नीचे होगी नहीं, फिर वीजा अप्लाई करना, वहां रहना है, खाना पीना, लाख रुपए कम से कम हो जाएगा। थोड़ा और लंबा लेके चलोगे तो शायद वहां पे 10 लाख भी बन जाएगा। तो वो खर्चा कहाँ से है? 12 नंबर जहाँ पे साफ लिखा है खर्चा। तो किसी भी तरह का बड़ा खर्चा चाहे हॉस्पिटल का है चाहे फॉरेन कंट्री का है, वो आपका 12 नंबर देगा, ठीक है। चलिए और कोई सवाल? ठीक है, क्लियर हो गया इतना सबको? सर ऑकल्ट साइंसेज में जैसे इंटरेस्ट हम सबका है जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, वो कहाँ से देखेंगे? ऑकल्ट साइंस मैम, आप जो ऑकल्ट साइंस है वो आप देखते हो यहाँ करा था। हाँ जी, कौन बोल रहा है? ऑकल्ट साइंस अभी देखना था, तो ऑकल्ट साइंस अब कहां से देखते हैं? सबसे पहले लगन यानी कि नेचर, आपका स्वभाव ही ऐसा का है कि आपको ऑकल्ट में जाना चाहिए, तो यहां से आप ऑकल्ट को देखो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद कर्म, अगर आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आपको यही काम करना है तो आप यहां से देखोगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये रोग, क्योंकि ऑकल्ट से आप बहुत सारे लोगों के दुख दर्द दूर करते हो। जब बीमारी होती है आपको दुख होता है ना, दर्द होता है, एग्री हो आप सभी लोग इस बात से? जब बीमारी होती है तो आपको दुख होता है, दर्द होता है, और जब कोई बीमार आपके सामने आता है तो वो दुख ही है और वो दर्द में है। और जब आप अपनी किसी क्रिया या अपनी किसी विद्या के थ्रू उसको कुछ गाइडेंस दोगे, उसे कुछ मेडिसिन, ट्रीटमेंट, हीलिंग या कुछ क्वेश्चन के आंसर या उसकी सेटिस्फेक्शन करोगे, उसे रेमेडीज दोगे या कोई भी स्टोन या कुछ भी आप उसको देते हो, तो वो उसके दुख दर्द दूर करना ऑकल्ट में आता है। डायरेक्ट कनेक्शन ऑकल्ट का 8th हाउस से है, लेकिन हम इसे 1st हाउस यानी कि आपका कैरेक्टर नेचर ही ऑकल्ट के लिए बना है, वहां से भी। और आपका कर्म, आप पैदा ही इसीलिए हो कि आप इस चीज को करो, 10th हाउस। तो इन 3 जगहों से हम ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या हीलिंग मोडालिटीज को देखेंगे। सर फर्स्ट 8th और तीसरा कौन सा बोला?
10। कनेक्शन मैच हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कैसे कनेक्शन मैच हो रहे हैं? किसी को कंफ्यूजन है? सर एक 10 एक 8 10 वो जय में आएगा, वो मतलब 12 घर से आएगा ना, 12th हाउस से आएगा। अगर 12वें मुझे अपना नंबर खुद का से घर बड़ा बनाना है, खर्चा, खुद का, कोई भी बड़ा खर्चा 12वें नंबर से आएगा। तो घर बनाना बड़ा खर्चा, तो वो भी 12वें घर से आएगा मतलब। नहीं मैम, घर बनाना बड़ा खर्चा नहीं, वो 12वें घर से नहीं आएगा, ठीक है ना। वो आपका, एक बात बताइए, जो घर होता है वो आप उसे खर्चे की निगाह से देखते हो, सुख की निगाह से देखते हो? वो सुख है ना सर। वो तो वो सुख है, सुख है मैम, तो वो मैंने आपको कैपिटल पहले बता समझ दिया। सुख है। एक घर एक माता से बनता है, एक पिता से नहीं बनता। हाँ, पिता बिल्डिंग जरूर खड़ी करता है, लेकिन उस घर में अगर माता नहीं ना है तो वो घर घर नहीं होता, मकान होता है। जैसे हम कहते हैं ना, बीवी और माता का होना जरूरी है किसी एक घर में। फीमेल से घर बनता है, मेल पर्सन तो खाली बिल्डिंग खड़ी करता है, ठीक है। यस। क्योंकि देखिए, जब तक आपके सवाल और जो पॉइंट है वो दिमाग का क्लियर नहीं होता, तब तक आपको चीजें मैच करनी नहीं आएगी। जब मैच करनी आ गई फिर तो इजी है समझना, फटाफट। और कोई सवाल किसी के मन में? ऑक्वल्ट भी बता दिया मैंने आपको, फॉरेन ट्रैवल बता दिया, बच्चे की पढ़ाई पूछा बता दिया, घर बता दिया, कामकाज बता दिया, शादी है साफ साफ इतना बड़ा लिखा है ये बता दिया। और कोई सवाल? हेल्थ सेहत, अच्छी सेहत आपका नेचर, आप खुश मिजाज हो, आप नहीं रो रहे हो, टेंशन में नहीं हो, खुश मिजाज, तो अच्छी सेहत आपकी 1 नंबर से आएगी। और 6 या 8 ये दोनों आपकी बुरी सेहत के बारे में बताएंगे, ठीक है। इतनी जानकारी काफी है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं हॉरोस्कोप के ऊपर। अब ये देखिए, इसमें आपको नजर आ रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए इसमें एक ग्रहों की प्लेसमेंट दी हुई है, ठीक है। तो अच्छे ग्रह कहाँ कहाँ पे हैं? तो देखिए, पहले हाउस में अगर सूर्य बैठा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरे हाउस में अगर चंद्रमा बैठा है, जिस पर्सन के पहले हाउस में सूर्य बैठा है उस आदमी की हेल्थ के लिए, नेम फेम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो बहुत अच्छा है। उस आदमी ने कोई भी ऐसा काम करना है जो रिस्पेक्टेबल है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी के 2 नंबर लिखा है और चंद्रमा बैठा है यहीं पे, तो उस पर्सन के लिए वो माइंड पीस, पैसा, घर परिवार के लिए बहुत अच्छा है। 3 नंबर में अगर राहु बैठा हो, थर्ड हाउस 3 नंबर में, तो वो आदमी पॉलिटिक्स में और लोगों के साथ पॉलिटिक्स करने में, अपनी बात मनवाने में और अपना काम निकालने में बहुत अच्छा है। उसकी जो जिद में आएगा उसने वो करना ही करना, वो जिद्दी होएगा, तो साम दाम दंड भेद वाला व्यक्ति होगा। 4 नंबर में जिसका बृहस्पति है, बृहस्पति या गुरु, वो व्यक्ति जो काम करेगा उसमें उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। जिस व्यक्ति के साथ काम करेगा वो भी तरक्की करेगा। जो ये व्यक्ति होंगे इनका कामकाज बहुत बड़ा होगा, या फिर इनके पास क्लाइंट्स काफी होंगे, ठीक है, या फिर इनको सैलरी अच्छी मिलती हो। 5 नंबर खाली सिंह की राशि है, शेर, सूर्य मैंने आपको यहाँ 1 नंबर में रिलेट करवा दिया। सूर्य अगर यहाँ है तब भी सही है, और सूर्य अगर यहाँ पे भी है तब भी सही है। 6 नंबर बुध अगर यहाँ पे है तो ये व्यक्ति अकाउंट्स, हिसाब किताब, तर्क वितर्क, बोलने में माहिर होगा, आपको बोलने नहीं देगा, अपनी बात मनवाएगा। 7 नंबर शनि, यहाँ पे 7 नंबर शनि बिजनेस में, बड़े फैक्ट्रीज में, कामकाज में, सर्विस के लिए, ऐसा कोई काम जो डेली बेसिस पे है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, आपको आगे लेके जाता है, ठीक है। और काफी हद तक ये इनको राइवल मान सकते हो, आप विश्वास कर सकते हो। 8 नंबर होता है आपका मंगल, जो यहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेन होएगा। 9 नंबर केतु है आपका स्पिरिचुअल, जैसे मैडम ने ऑकल्ट की बात की थी, तो 9 नंबर केतु आपको ऑकल्ट देता है, ठीक है। और केतु यहाँ पे धनु राशि में है, और केतु अगर यहाँ पे बैठ जाए तो भी आपको ये ऑकल्ट देगा। केतु यहाँ बैठा है तो यहाँ पे ये धर्म से रिलेटेड आपको आगे लेके जाता है। धर्म, ये आपका यही धर्म है, यही आपका कर्म है,
10 नंबर आता है कर्म, आप काम क्या करोगे, क्योंकि जो भी आप काम करते हो उसमें लगती है मेहनत, हिम्मत। तो मंगल क्या है, मेहनत और हिम्मत। मंगल होता है सेनापति, एक सेनापति हिम्मत वाला होता है और मेहनत वाला होता है, जो हमेशा खड़ा रहता है। एक आम आदमी खड़ा नहीं रह सकता, एक आदमी शस्त्र यानी कि आर्म्स के साथ नहीं रह सकता। तो मंगल क्या है, सिक्योरिटी, किसी को प्रोटेक्ट करना। आपके घर में कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो पूरे घर को प्रोटेक्ट करता हो, कोई भी जो काम मेन होता है एफर्ट करने वाला वो पर्सन करता होगा, तो उसका मंगल चेक कर सकते हो या सूर्य चेक कर सकते हो, वो कुंडली में अच्छा होगा। देन 11 नंबर ये आपका धन प्रॉफिट वाला हिस्सा है, ये खाली। 12 नंबर शुक्र, शुक्र मीन यहाँ पे जिस पर्सन के शुक्र बैठा हो उस पर्सन के मल्टीपल रिलेशंस बनते हैं, उस पर्सन के बहुत सारे लोगों के साथ संबंध बनते हैं। किसी भी तरह के काम में चले जाए वो पर्सन, उसके साथ बहुत बड़े लेवल पे लोग जुड़ते हैं, जिससे वो पर्सन लोगों से पैसा बनाता है। ठीक है, इनमें से किसी ने कोई चीज पूछनी है? ये मैंने आपको ग्रहों की प्लेसमेंट बताई कि बेस्ट प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, क्योंकि एक होता है ना हर किसी के मन में कि मेरा अच्छा है या नहीं, तो मैंने आप सबका बता दिया कि आप सब लोग चेक कर लीजिए कि आपके चार्ट में अगर ग्रह ऐसे बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देंगे, आपके लिए अच्छे हैं, आप उसके उनके अनुसार आप आगे चल सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? सर जैसे अभी आपने बताया नवम में केतु मतलब धनु में केतु स्पिरिचुअलिटी में लेके जाता है, तो क्या मतलब धनु में राहु रहेगा तो भी स्पिरिचुअलिटी में जाएगा? नहीं सर, वो उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि वो शरीर है केतु मतलब। एक बात बताइए, कोई चीज जो आपको बोली गई सीधी करनी है, अगर आप उसको उल्टी करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? बंदूक ऐसे चलाते हैं सीधी, अगर ऐसे करके चलाएंगे तो क्या होगा? बराबर। ठीक है, ये एकदम ऑपोजिट सिचुएशन है, जिसमें इस टाइम पीरियड में आपका धर्म से विश्वास उठ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि बस मेरे जैसा कोई है ही। सर केतु, एक और बात है सर, केतु मोक्ष भी देते हैं ऑकल्ट के साथ साथ। वो इसलिए क्योंकि जब उनका सिर कटा था तो केतु धड़ होते हैं ना, सिर नहीं होता, तो वो जाकर गिरा था विष्णु जी के चरणों में, इससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो इसीलिए केतु मोक्ष भी देते हैं ऑकल्ट के साथ साथ। बिल्कुल मैम, सही है। ये तो हम आगे धीरे धीरे पढ़ोगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आपसे कोई क्वेश्चन पुट करे तो उसमें मोक्ष का इतना जिक्र नहीं, लेकिन मैंने आपको ये रीजन बता दिया कि केतु यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल फील्ड में ले जाएगा जो शांति के रिलेटेड है। लेकिन अगर ये खराब हो जाएगा तो मोक्ष क्या है? लोगों से बात ना करना, अपने आप को अकेला रखना, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। ठीक है, जब केतु खराब हो जाता है तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से बात नहीं करता, वो कुछ काम धाम नहीं करता, उसका मन नहीं करता किसी चीज में आगे बढ़ने। ठीक है, तो आपको इन चीजों को भी थोड़ा साथ साथ में रिलेट करना है। नेक्स्ट हम चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये चार्ट है, ये आपका एक चार्ट है। ठीक है, तो इस चार्ट में सबसे पहले अभी तक आपने जितनी चीजें समझी हैं वो आपको समझ में आ गई। आपको राशि बताया मैंने, राशि समझ में आ गई। उसके बाद मैंने आपको भाव बताए, 12 के 12 भाव। यहाँ पे 12 के 12 बॉक्सेस जो है वो आपको भाव बता रहे हैं। जैसे ये आपका कैरेक्टर है, कैरेक्टर, धन, पराक्रम, ठीक है, घर, और उसके बाद क्या है, उसके बाद ग्रह। ग्रह जो मैंने आपको बताया कौन कौन सा ग्रह अगर यहाँ पे बैठे हो तो अच्छे होते हैं। तो अगर आप नोट डाउन करोगे तो कौन सा ग्रह है जो मैंने पिछली पिक्चर में आपको दिखाया इसमें मैच कर रहा होगा? कोई फाइंड कर सकता है अगर एक नजर में देखे? इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर सबके अच्छे होते हैं ना तो वो सब लोग तरक्की करते हैं। सर सूर्य। हाँ, मैंने ये बताया था सूर्य अगर यहाँ पे है तो बहुत अच्छा, और अगर सूर्य यहाँ पर भी हो तो भी अच्छा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना होता है, अब इस चार्ट को हम रीड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर का मतलब होता है धनु। धनु का जो मालिक होता है वो होता है गुरु। गुरु बैठा कहाँ पे? लगन में। इसका मतलब क्या है? अपने ही घर में हूं मैं। और गुरु क्या होता है? सात्विक, अच्छा नेचर, गुड कैरेक्टर, ये आदमी भरोसेमंद है। ओके,
ये मैंने आपको एक लाइन में बताया। नेचुरल एनालिसिस में आपको 10 लाइनें और मिल जाएंगी, पहली चीज। सर इसमें चंद्रमा नहीं दिख रहा है कुंडली में? ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा मैम, ऐसी कोई कुंडली नहीं होती हाँ है। यस सर है, मिल गया 11th हाउस। चलिए, पहले नंबर पे आपने देखा लगन, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, लगन की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी कि आदमी भरोसेमंद है और आदमी गुड कैरेक्टर का है और धार्मिक प्रवृत्ति का है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है आपका राहु, जहां पे 10 नंबर लिखा है। तो दूसरा घर किस चीज का होता है, इसका ध्यान करो। दूसरा घर किस चीज का होता है? धन भाव। धन भाव। धन भाव में कौन बैठ गया? सांप, राहु। सांप। तो यहाँ पे राहु जब बैठेगा तो ये आदमी को पैसा खा जाएगा, टिकने नहीं देगा, क्योंकि सांप जब पैसे पे बैठा होता है तो वो देता किसी को नहीं है और वो लेने भी नहीं देता। तो राहु अगर धन भाव में बैठ जाए तो उस आदमी को पैसे की दिक्कत आती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हाउस 11 नंबर, जहां लिखा है वहां कोई ग्रह नहीं बैठा। फिलहाल अभी अगर ग्रह नहीं बैठा तो हम उसकी प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, लेकिन आगे जब आप क्लासेस सीखोगे तो जो जहां ग्रह नहीं बैठा वहां की भी प्रेडिक्शन होती है। बहुत सारी कुंडलियां ऐसी होंगी जहां पे 3-4 घरों में सारे ग्रह बैठे होंगे, बाकी सारे खाली होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, प्रेडिक्शन होगी। उसके बाद चौथे घर में जहां पे बुध बैठा है, ठीक है, बुध बैठा है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बुध क्या बताता है। जहां बुध बैठा वहां लिखा है 12 नंबर। 12 नंबर का क्या मतलब होता है? मीन राशि। मीन राशि। मीन राशि का मालिक गुरु। गुरु। गुरु यानी कि नॉलेज। गुरु यानी कि आपके जो गुरु हैं, अगर मैं आपके सामने बैठा हूं तो आपको क्या लगता है, मुझे नॉलेज है या नहीं? हाँ जी, है ना। तो 12 नंबर क्या हो गया? नॉलेजेबल पर्सन, गुरु। और बुध क्या होता है? बुध यानी बुद्धि, दिमाग, ठीक है। जब एक नॉलेजेबल पर्सन के सामने एक दिमागदार इंसान बैठ जाएगा तो क्या होगा? अच्छा, अच्छे रिजल्ट आएंगे। राशि का मालिक गुरु कैसे पता लग गया? और कोई अपने अपने विचार, सभी अपने अपने विचार दीजिए कि जब एक नॉलेजेबल पर्सन के सामने एक बुद्धिमान इंसान बैठ जाए तो क्या होगा? सर बहस होगी। सर हाँ, तर्क वितर्क होगा बहुत। हाँ, आया समझ में? अगर एक शेर है दूसरा बाघ है तो क्या होगा? लड़ाई होगी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मतलब बुध मीन में अच्छा फल नहीं देते क्या? हाँ, ठीक है। तो तो यहाँ सर वो तो एक शांति तरह से शांति दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना। हाँ मैम, क्योंकि देखिए जब एक बुद्धिमान व्यक्ति है और एक नॉलेजेबल व्यक्ति है, एक बात बताता हूँ मैं आपको, आप ही के ऊपर एक बात बताता हूँ, बुरा मत मानना आप में से कोई भी। आपके बच्चे आपके साथ बहस करते हैं, क्यों? वो ये कहते हैं हम बुद्धिमान हैं, और आप क्या कहते हो? हम नॉलेजेबल है, हमें एक्सपीरियंस है बेटा, हमने भुगत रखा है। क्यों तर्क वितर्क होता है? क्योंकि नॉलेज और बुद्धि आपस में टकराती है। समझ में आया? तो लाइफ के जो आपके रियल इवेंट्स आपने देखे हैं या हो चुके हैं, उनको लाइफ में जब आप लोगे ना एग्जांपल्स, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। समझ में आ गया? इसलिए जो 12 नंबर जहां लिखा है वो जगह हो गई खराब, जिस वजह से ये व्यक्ति अच्छा कैरेक्टर का होने के बावजूद भी गाड़ी, मकान और माता की तरफ से सुख नहीं भोग पाया, ठीक है। चौथा घर क्या होता है? गाड़ी, मकान और माता, ओके। देन उसके बाद 5वें में सूर्य बैठा है। सूर्य कहाँ बैठा है? 1 नंबर में। 1 नंबर क्या होता है बताओ सभी लोग? 1 नंबर क्या होता है? मेष राशि। मेष राशि का मालिक मंगल है और इनका मित्र है। हाँ, मंगल यानी कि सेनापति। अब आप मान लो आप बॉस हो, आपका जो नीचे आपके काम करता है, या आप राजा हो, आपका जो सेनापति है, तो राजा सेनापति तो फिर अच्छे होते हैं कि मैं राजा हूं, मेरे आगे के सेनापति चल रहा है। तो यहाँ पे जो सूर्य है उसको अच्छे रिजल्ट देगा। और ब्लू शर्ट वाले भाई साहब आप बताइए कि यहाँ से हम क्या देखते हैं जहाँ पे सूर्य बैठा है? सर संतान और विद्या, एजुकेशन। और ये पर्सन सूर्य यानी कि सरकार, ठीक है, और 1 नंबर यानी कि मंगल यानी कि एफर्ट। तो इस पर्सन ने किया है एडवोकेसी, एडवोकेट है, एडवोकेसी उन्होंने की, ठीक है। और इनकी एडवोकेसी काम नहीं आई, जो मैंने आपको बताया था वो हम आगे रिलेट करें।
आगे इतना समझ में आ गया? यहाँ जी से सर। सूर्य यानी कि एडवोकेसी। अब एडवोकेट जो है डायरेक्ट तो गवर्नमेंट का लिंक नहीं है, लेकिन है तो गवर्नमेंट के अंडर ही ना, एक तरह से सरकार से लड़ रहे हो सीधा सीधा। और मंगल का काम क्या है? लड़ाई करना। और एडवोकेट का काम ही होता है लड़ना, चाहे अच्छे के लिए चाहे बुरे के लिए लड़ना है हमने तो बस हक के लिए, ठीक है। और सूर्य और मंगल दोनों क्या है? गर्म, जोशीले। ऐसा कोई आपने एडवोकेट देखा है जो बड़े धीरे से अपनी बात करेगा? हाँ जी आपको नहीं ऐसा है। नहीं करना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट में तो गुस्सा होना चाहिए, एक अपनी बात करने की धाक होनी चाहिए कि सामने वाले आदमी को 4 शब्द बोल दो, फीस पहले आएगी, ठीक है। और जिसका एडवोकेट जितना ज्यादा मंगल सूर्य से रिलेट होगा वो अपनी बात उतनी स्ट्रांगली रखेगा। एडवोकेट तो एकदम हिम्मत से झूठ बोलते हैं, झूठ भी बोलना तो हिम्मत से बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है यहाँ पे आगे 3 ग्रह। बहुत सारे लोग होते हैं जो ताजे ताजे सीखे होते हैं, वो 2-3 ग्रह बैठ जाते हैं। मैं छोड़ूंगा मैं तो। नॉइस मत कीजिए, आवाज मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 नंबर जहाँ लिखा है, तो पहले आप ये देखो कि ये जगह किस चीज को बताती है? रोग रिपु। रोग, बीमारी को बताती है, शत्रु शत्रु को बताती है। और सर छोटी बीमारी, कर्ज कर्ज कर्ज, रोग, ऋण, शत्रु, रिपु। ठीक है। ये 3 चीजें बताती है। इसके अलावा चौथी चीज मैं आपको ऐड ऑन कर देता हूँ, क्योंकि रोग ऋण गवर्नमेंट जॉब, आई मीन जॉब जॉब, हाँ सर्विस जॉब, कामकाज, सर्विस जॉब, कामकाज। गुड। क्योंकि देखिए ये जितनी चीजें आपने बताई ना, ये सब आपने रट्टे चाड़े हुए हैं। आपको कहीं ना कहीं बुक्स में मिल जाएगा या आपको किसी डेफिनेशन में मिल जाएगा। इसमें एक पॉइंट जो ऐड ऑन करना है वो आप ऐड ऑन कीजिए। देवाघर आपको बताता है लव फेलियर, प्यार में धोखा, मेरे हाथ खाने का रोकता फिर उसको, ठीक है। नॉइस मत कीजिए, बता रहा हूँ। सर आपसे रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेंट्स का ना म्यूट करवा दीजिए प्लीज, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, कट हो जाएगा। चलिए दोबारा से उसी चार्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 नंबर में शुक्र अपने घर में बैठा है, जो उस व्यक्ति को अपने टाइम में नेम एंड फेम, उसका नाम बड़ा करेगा, क्योंकि मैं अपने घर में, ठीक है। लेकिन शुक्र यहाँ पे क्या देगा? छोटी बीमारियां देगा, ठीक है। शुक्र से रिलेटेड बीमारियां मोस्टली क्या होती है? संतान थोड़ी देर से होती है, क्योंकि शुक्र जुड़ा है शुक्राणु से। और रिलेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब आदमी खुल के अपने रिलेशन किसी पर्सन के साथ बनाता है, ठीक है। लेकिन ये आदमी को नेम फेम देता है, उसको फेमस करता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे मंगल को, शुक्र के बाद मंगल है ना, फिर शनि। मंगल यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पे मंगल क्या करेगा? मंगल जब शुक्र की राशि में आ जाएगा, शुक्र मतलब पैसा, धन, ठीक है। और मंगल यानी सेनापति, सेनापति यानी कि सिक्योरिटी गार्ड, जो एक रक्षक है। जिस पर्सन ने हथियार उठा रखे हैं रक्षा के लिए, अगर उस रक्षक के पास धन मिला हुआ मिले, तो आप सबकी नजर में क्या है? एग्जाम्पल के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड या आपकी जो सुरक्षा कर रहा है, आपको पता लगता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आपको क्या, आप क्या क्या देखते हो? फिर आपको क्या लगता है? फिर आप अपने अपने व्यूज बताइए, माइक ऑन करके अपने अपने व्यूज बताइए। सिर्फ वही आदमी माइक ऑन करेगा जिसने बोलना है। जी सर। सर क्या कहा आपने? शुक्र के साथ? नहीं, हाँ। नहीं, मैंने ये बोला है मंगल का मतलब होता है सेनापति, सॉरी सेनापति, यस। आपके अंडर जो पर्सन काम करता है और आपको पता लगता है कि उसके पास बहुत सारे पैसा और बहुत सारा धन है, तो इससे आपके मन में क्या उत्पन्न होता है विचार? पहला ये बताइए। वो मतलब मेरे से नीचे वाला कर्मचारी के पास मेरे से ज्यादा पैसा है, तो उसको फील आएगा, जीलसी का, हो सकता है उससे छल करके या कुछ भी। सर डाउट की फीलिंग आएगी। That means वो बिक गया, डाउट फीलिंग आएगी कि मेरे पास रह के कहाँ से पैसे कमा रहा है। हाँ, that means कि वो कहीं और से ले रहा है, मतलब वो किसी और का अच्छा हो गया, वो मेरे साथ थोड़ा वो घोटाला कर रहा है। आप हाँ, हमसे वफादार नहीं है, हमसे वफादार नहीं है, ठीक है। सर नेचर भी उसका ईगो रहेगा, ईगो। हाँ मैम, वो मैं आपको आगे बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। वो एक्चुअल में नेचर आपने सारा यहीं से देखना है, नेचर सारा यहीं से देखना है, लेकिन रिलेशन हमने पूरे हॉरोस्कोप से जोड़ने।
वो जो ईगो है वो नेचर में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, शुक्र यहाँ बैठा है, मंगल यहाँ बैठा है, तो मंगल शुक्र का होगा दुश्मन, क्योंकि अगर मंगल ने पैसा ले लिया तो वो सूर्य से गद्दारी कर बैठेगा, और अगर मंगल के पास पैसा आ गया तो वो हथियार छोड़ देगा, वो पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान देगा। ठीक है, तो मंगल यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, जिस वजह से इस पर्सन को मंगल से क्या जुड़ा होता है, मंगल यानी कि मकान, जमीन, तो जमीन का इशू रहेगा, मकान का इशू रहेगा, भाइयों का इशू रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये देता है आपको थोड़ा बहुत हेल्थ का इशू। ठीक है, मंगल आपको यहाँ पे हेल्थ का इशू देता है। उसके बाद हम देखते हैं शनि। शनि जो है आपका 2 नंबर यानी कि शुक्र, शुक्र यानी कि दैत्यों के गुरु, और शनि यानी कि दानव ग्रह। तो शनि यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन शनि मंगल होने की वजह से मंगल यहाँ पे बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएगा और खराब हो जाएगा। शनि यहाँ पे इस पर्सन को सेवा से जुड़े हर एक कार्य में आगे लेके जाएगा, कोई भी काम जिसमें सेवा हो, क्योंकि 6 नंबर को देखते हैं हम सेवा, और जहां मैंने बताया रोग और शत्रु, तो इस पर्सन को रोग नहीं होंगे, होंगे तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, और शत्रुओं पे इसकी विजय होगी, क्योंकि शनि विजय प्राप्ति करने के लिए वहां बैठा है। शनि आपका 6वें घर में अच्छा रिजल्ट देता है, और शुक्र के घर में, अपने गुरु के घर में, मतलब कि दानवों के गुरु के घर में। शनि के गुरु एक हैं जुपिटर, दूसरे शुक्र। ठीक है, पहले जुपिटर है, उसके बाद शुक्र है। ठीक है, तो गुरु ये भी है, गुरु ये भी है, तो दोनों में वहां अच्छा रिजल्ट देता है। देन उसके बाद 3 नंबर खाली। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिडिक्शन अगर निकालना चाहें, क्योंकि देखिए 3 नंबर की प्रिडिक्शन मैं यहाँ पे इसलिए आप सबके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हम सबकी लाइफ में पैसा, बीवी, घर और काम, ये इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग घर को रोते रहते हैं, मेरा घर नहीं है, कब बनेगा, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है। बहुत सारे लोग बीवी नहीं मिल रही, बीवी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, बीवी ने ये किया, बीवी ने वो किया, बीवी के पीछे सारी जिंदगी खराब। बहुत सारे लोग कामकाज, कामकाज नहीं मिल रहा, कामकाज मिल गया, कामकाज में ये दिक्कत हो गई, बस। तो मैं इन्हीं पॉइंट्स के यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 7वें घर का मालिक कौन है ये बताइए, जिसको नजर आ रहा है वो बताएंगे 7वें घर का मालिक कौन है। बुध, बुध, मंगल है साहब, मंगल ग्रह है। नहीं, सॉरी, 7वें घर का मालिक बुध है, और बुध का मैंने आपको अभी पहले क्या बताया था, बुध का मैंने क्या बताया था यहाँ पे 4 नंबर में। साहब मैं 12वां घर समझ गया, सातवें का तो ये मैं 12वां घर सुना ही आया था मेरे को। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो चलिए, जिन्होंने बताया था कि 7वें घर का मालिक बुध है, वो अब ये बताएं कि बुध के बारे में मैंने क्या बताया था। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रिडिक्शन कर दी है, 9 से लेके 3 तक, पहले घर से लेके 6वें घर तक की प्रिडिक्शन हो चुकी है। 7वें घर का मालिक बुध बताया था, तो आपने बताया था कि लाइक गुरु आई मीन मीन राशि की वजह से वो लाइक कॉफी डिस्कशन, तर्क वितर्क होते रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे और कोई मतलब उसके वाइफ से भी डिस्कशन ही होगा, मैरिड लाइफ जो है वो भी थोड़ी डिस्टर्ब रहेगा, उसमें इतना प्लेजर नहीं रहेगा, इतना खुश मिजाज नहीं रहेंगे मैरिड लाइफ। ठीक है, इसमें यहाँ पे फीमेल का चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम फीमेल का चार्ट देख लेते हैं तो उससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये कितना खराब रह सकता है, क्योंकि अगर फीमेल के चार्ट में उसका चंद्रमा अच्छा होगा तो पति जैसा मर्जी हो, पत्नी दब के रहेगी। लेकिन अगर पत्नी के उसमें मंगल या सूर्य या शनि भारी होगा, या चंद्रमा ज्यादा अच्छा नहीं होगा, तो दोनों भारी होंगे तो फिर लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि देखो, गली में कुत्ते भी अगर दोनों तरफ से भौंके तो ही लड़ाई होती है। अगर एक चुपचाप पूंछ दबा के बैठा रहे ना तो लड़ाई नहीं होती, चुपचाप पूंछ दबा के निकल जाए तो लड़ाई नहीं होती। अगर मान लो आपका कभी झगड़ा हो जाए, आप अगर बोलो कि ठीक है मेरी गलती है, मान लेता हूं, तो झगड़ा नहीं होगा। लेकिन तू मैं करते रहोगे तो झगड़ा जरूर होगा। तो कोर्ट केस, डिवोर्स, झगड़ा तब होता है जब दोनों आदमी पावर में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे केतु। केतु यहाँ पे ऑकल्ट में बैठा है। ठीक है, और बैठा है 4 नंबर। 4 नंबर यानी चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि आपका मन। तो इसकी प्रेडिक्शन समझिए, मन के अंदर जब आपके ऑकल्ट आ गया, मन के अंदर जब आपके आध्यात्मिक आ गया, और वो मन आपको लेके जा रहा है यहाँ पर। अब इस चीज को मैं साथ में रिलेट कर रहा हूं, मैं बीच के पॉइंट जान के मिस कर रहा हूं। 4 नंबर से आपका ऑकल्ट और आपका मन
और आपका अध्यात्म जो है वो मैंने जोड़ दिया, और बीमारियां मैंने आपको काफी हद तक वो जोड़ दी जो केतु यानी कि नीचे की बॉडी। तो यहाँ पे केतु नीचे की बॉडी से थोड़ी बीमारियां देगा, और अगर बीमारियां तब देगा अगर आप अध्यात्म को नहीं अपनाओगे। अगर आपने अध्यात्म अपना लिया तो बीमारियां नहीं आएंगी, क्योंकि केतु ने यहाँ पे आपको इस ग्रह, इस जगह से जुड़ी कोई ना कोई चीज दी। ठीक है, आगे समझो। केतु 4 में बैठा है, 4 नंबर का जो मालिक है वो कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस जगह पे बैठा है? ये इनकम हाउस में, लाभ में, इनकम हाँ, में। सॉरी लाभ लाभ हाँ, लाभ। ठीक है, इनकम में नहीं, लाभ में। तो इसका मतलब क्या बना, जोड़ के देखो। केतु जो है अध्यात्म, स्पिरिचुअल, वो बैठा है लाभ में, यानी कि जब आप अध्यात्म की ओर चले जाओगे तो उससे आपको लाभ होगा। तो ये पर्सन अगर अध्यात्म से जुड़ा कामकाज करे, इनकी क्वेरी ये थी कि ये कोई बहुत अच्छे पहुंचे हुए व्यक्ति हैं जो इन्हें अपने साथ स्पिरिचुअल लाइन में आगे लेके जाना चाहते हैं। तो इनकी क्वेरी मुझसे ये थी, क्योंकि मैं जितने चार्ट्स डिस्कस करता हूँ वो मेरे पास रिसेंटली आए होते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुंडली किस तरह से देखते हैं आप नॉर्मली छोटी छोटी चीजों से। तो यहाँ से अध्यात्म में इनको फायदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मन अध्यात्म में चला जाएगा और ये सीधा इनको प्रॉफिट देगा, गेन देगा। उसके बाद 5 नंबर का मालिक कौन है? सूर्य। ठीक है, सूर्य। सूर्य 1 नंबर में और यहाँ 5 नंबर। तो यहाँ से भाग्य, 5 नंबर से क्या देखते हैं? भाग्य। भाग्य। और क्या देखते हैं? धर्म। धर्म, हाँ। धर्म, एक देखेंगे भाग्य, दूसरा देखेंगे धर्म, तीसरा देखेंगे हायर एजुकेशन। ओके। तो एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो एडवोकेसी को हायर एजुकेशन मानते हैं, कितने नहीं मानते? सर एडवोकेसी हायर एजुकेशन ही होगा, क्योंकि जनरली नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद ही होती है। आपको एक प्रोफेशन मिल गया, एक नाम मिल गया प्रोफेशन का, ये थोड़ा ना आपने ग्रेजुएशन की है। कोई भी ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। ठीक है, क्लियर है। और दूसरी बात, यहाँ पे ये पर्सन जो है अपने घर में इनकी चलती है, इन्होंने जो बोल दिया वही होएगा। ठीक है, यहां से पता लगता है ये पर्सन इगोइस्टिक है, क्योंकि पिता में पिता बैठ गया। जो ये 9वां घर है जहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इसे हम पिता के नाम से जानते हैं। तो पिताजी के बारे में जब डिस्कशन करना है तो यहाँ से देखेंगे, तो पिता के वहां बैठ गया सूर्य जो सबसे बड़ा है। तो आदमी क्या बन गया? सबसे ऊपर महान, मतलब दादाजी टाइप बन गया। तो क्या हो जाता है? इगोस्टिक, अकड़ आया थी उसमें, जो मैं बोलूंगा वो होना चाहिए। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए आपके बच्चे कभी कभी आपको इगोस्टिक समझ लेते हैं कि यार वो तो अपनी चलाते हैं, उन्होंने बोल दिया नहीं जाना बाहर तो नहीं जाना, उन्होंने माता ने आज बोल दिया आज पूरी की सब्जी खाओ तो वही खानी है, पापा ने बोल दिया नहीं तेरे को पॉकेट मिली तो नहीं मिलेगी। तो बच्चों को क्या लगता है? इगोस्टिक हो गए हो। नेक्स्ट आगे 6 नंबर। 6 नंबर क्या बताएगा यहाँ पे? बुध। ये कर्म स्थान। हाँ, कर्म स्थान। ठीक है, कर्म स्थान है और यहाँ पे बुध की राशि बैठी है। तो बुध यहाँ पे इनका थोड़ा वीक था। ठीक है, जिस वजह से बुध का यहाँ पे, और बुध अपने ही राशि को देख रहा है लेकिन वो थोड़ा खराब भी है। तो यहाँ से एडवोकेसी का काम क्या होता है? बोलने वाला और बुद्धि वाला। ठीक है, जो इन्होंने नहीं किया। ठीक है, लेकिन कर्म हमने किस किस से देखना है? कामकाज। यहाँ इस पर्सन को 4 नंबर और 7 नंबर का मैंने आपको रिलेशन बताया ना, केतु और चंद्रमा का क्या बन रहा था, तो उससे उनको पैसे नहीं मिले, लेकिन बरकत नहीं हुई, जिस वजह से उन्होंने वो काम किया नहीं था खास। ठीक है, कर्म उन्होंने किया जरूर, वो काम उन्होंने किया जरूर बुध के अकॉर्डिंग, लेकिन वो था थोड़ा खराब, क्योंकि बुध का काम है बोलना, दिमाग लगाना, और एडवोकेसी में दिमाग भी लगता है, बोलते भी हो। तर्क वितर्क वो जो है बिना दिमाग के तो हो नहीं सकता, और बिना बोले तर्क वितर्क भी नहीं हो सकता। इसीलिए इस पर्सन को इसके चार्ट में तर्क वितर्क की शक्ति डाल के दी गई है। ठीक है, लेकिन वो चीज उसकी फलित नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि इसका 5वें घर का संबंध 10वें घर से नहीं बन रहा, इस वजह से इसने जो जीवन में कार्य किया है, पढ़ा है, वो इसको आगे जीवन में नहीं फला। समझ में आ गया? मैंने आपको एक बताया था, आप ही का क्वेश्चन था कि क्या पढ़ेगा और क्या करेगा। तो पढ़ना तो इसने यहाँ पे मेंशन हो गया, वही पढ़ा भी है और वही भाग्य में लिखा भी था,
लेकिन वो काम नहीं किया इसने, क्यों? क्योंकि वो काम पल्ला नहीं था, उसका रिलेशन उसके साथ नहीं था। पल्ला किसने है? जिसने इसको लाभ देना है। लाभ किसने देना है? इस ऑक्कल्ट ने। देन आपका 7 नंबर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यूरेनियस और प्लूटो, इनको ग्रहों को आप छोड़ दो, इनको हम नहीं लेते, ठीक है? इनको नहीं लेते, इसका कारण ये होता है कि आदमी का जीवन हम 120 साल का मान के चलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और यूरेनियस और प्लूटो जो है वो 120 साल तक हमारे सौरमंडल में भ्रमण नहीं कर पाते, ठीक है? काफी टाइम, लंबे टाइम के बाद आते हैं, जिस वजह से इन्हें हम अपने चार्ट में नहीं लेते। ये बड़ी बड़ी घटनाओं को करने में सक्षम होते हैं और 100 साल के टाइम पीरियड के बाद ही किसी व्यक्ति कभी आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मेन चीज क्या देखने वाली है कि चंद्रमा जो है वो आपका अकेला है। चंद्रमा जो है वो आपका अकेला है। इसका मतलब क्या है कि आपके माताजी हो गए अकेले। क्या होगा सर? यानी कि माता, सूर्य यानी कि पिता, चंद्रमा यानी कि माता, ठीक है? अब सारे ग्रह मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य यानी सर कि आपने क्या कहा सर? चंद्रमा अकेला है तो माता हो गई क्या? माता हो गई अकेली। अच्छा, अब आगे ध्यान से सुनो, आपको मैं पूरी स्टोरी सुना रहा हूँ। सूर्य यानी कि पिता, चंद्रमा यानी कि माता, बुध यानी कि बेटा, ठीक है? मंगल यानी कि सेनापति, सुरक्षा कर्मी, गुरु यानी कि शिक्षक, टीचर, शुक्र यानी कि पैसा जो आपके पास है, शनि यानी कि दंडनायक या इसको आप बोलिए जज, ठीक है? और उसके बाद जो राहु है, राहु होता है चोर, या ये कह लीजिए कि राहु होता है दुखियों का सहारा और अमीरों का दुश्मन। रॉबिन हुड टाइप कह लीजिए आप। एक कैरेक्टर था जो चोरों के लिए अच्छा होता था और गरीब लोगों के लिए अच्छा होता था और अमीर लोगों के लिए बुरा होता था। और केतु जो है वो है भिक्षु या शांति प्रिय, या फिर आप केतु को एक तरह से जहर की संज्ञा भी दे सकते हो, ठीक है? किसकी संज्ञा? जहर। जहर? जो होते हैं काफी पॉइजन, इन्फेक्शन, और वो चीज जो दिखती नहीं है लेकिन होती है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ये चीजें आप आगे चल के धीरे धीरे इसको आप समझोगे और रिलेट करोगे, ठीक है? तो इसमें मैंने आपको सारा समझाया, एक मैंने आपको इनका परिवार बना के बताया। अब इसमें आपने समझना चाहिए मैंने आपको क्यों बताया, आप इस बात को समझो। सर आपने बताया केतु होता है भिक्षु या जहर, ठीक है? भिक्षु के अलावा भी आपने एक चीज बोली थी, जहर, भिक्षु, और एक और चीज बोली थी सर? भ्रम। भ्रम मैम, भ्रम सर राहु होता है, राहु होता है भ्रम, अच्छा, ठीक है? और राहु केतु होते हैं इन्फेक्शन, और ऐसी कोई चीज जो एग्जिस्ट कर रही है पर दिख नहीं रही, वो होते हैं राहु केतु। जैसे ये कोरोना वायरस। तो मैंने आपको वही बताया ना, वायरस, बैक्टीरिया जो है पर दिखता नहीं, वो राहु केतु है। आपको बुखार आता है, टेम्परेचर गर्म, पता लग रहा है ना, तो ये राहु केतु में नहीं आएगा। लेकिन आपके सडनली आपको इन्फेक्शन हो गया, ये आपको दिखता नहीं है, ये किसी को दिखता नहीं है। जब इन्फेक्शन आता है तो हमें ब्लड सैंपल लेना पड़ता है, तब हमें पता लगता है, या तो हमें कोई ना कोई टेस्ट करना पड़ता है, या हमारी जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो उससे पता लगता है कि हाँ आपको इन्फेक्शन है, ठीक है? तो राहु केतु क्योंकि इन्फेक्शन, क्या ये इसलिए क्योंकि ये छाया ग्रह है? जी मैम, ये छाया ग्रह हैं और ये मेन ग्रहों के बीच में नहीं आते, तो ये इनकी पावर होती है कि ये किसी भी ग्रह को इफेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कुंडली में अगर राहु केतु अच्छा है तो उस कुंडली में काफी हद तक पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, और अगर किसी कुंडली में राहु केतु नेगेटिव है तो वो आपके अच्छे ग्रहों को भी बुरा कर सकते हैं। सर ये कैसे पता चले कि राहु केतु अच्छे हैं या नहीं है किसी कुंडली में? पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। मतलब वो किस भाव में ठीक होते हैं, किस में नहीं होते, ये पूछ रही हूँ। मैडम एक्सपेक्शन इसमें भी आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मली बता देता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा, राहु नॉर्मली 3, 6, 11 में बैठा हो तो अच्छा होता है, लेकिन 3, 6, 11 में बैठने के बाद भी कई बार अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि इसमें आपको राशि भी चेक करनी पड़ेगी। और इसके अलावा
कई बार आपको ये चेक करना पड़ता है कि राहु के साथ कौन सा ग्रह है, या कौन सा ग्रह जो राहु को देख रहा है और कौन सा ग्रह जिसको राहु देख रहा है। और उसके बाद ये फाइंड करना कि राहु कब इस कुंडली को खराब करेगा। इस पूरी कैलकुलेशन के बाद आप रिजल्ट पे आओगे कि राहु से मुझे दिक्कत है या नहीं, और है तो कब आई। ओके, अब चंद्रमा की मैं जो बात बता रहा था आपको कि चंद्रमा यहाँ पे है अकेला, और चंद्रमा का जो लॉर्ड है, मतलब कि चंद्रमा का जो नंबर है, नंबर एक दिया हुआ ना चंद्रमा को, कितना नंबर दिया है? 7। तुला राशि। सर इसको छोड़ दो, मैंने नॉर्मली आपको जो राशियों में बताया, तो चंद्रमा को कितना नंबर, कौन सी राशि है चंद्रमा की? तुला राशि, 4। तुला राशि, तुला राशि में है ना? 4 सर, कर्क राशि। हॉरोस्कोप को भूल जाओ, हॉरोस्कोप को भूल जाओ। हाँ हाँ। 4 कर्क सर। राशि का मालिक चंद्रमा है, और कर्क राशि इस हॉरोस्कोप में कहाँ बैठी है? ये अष्टम 8वें भाव में। 8वें भाव में। इस पर्सन को, इसकी माताजी एक तो अकेला अकेला फील करते हैं, अध्यात्म में काफी ज्यादा बिलीव करते हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली 7-8 सालों से बीमार है। ठीक है, दूसरी बात, 5वां घर जहां 1 नंबर लिखा है और जहां 7वां घर लिखा है चंद्रमा, तो ये क्या है? सूर्य चंद्रमा आमने सामने। आप चाहे चंद्रमा से चाहे सूर्य से 1 2 3 4 7 लेके जाओगे तो आपको पता लगेगा 7 का सीधा ट्रायंगल बन रहा है, सीधा इनका आपस में संबंध बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? किसी को समझाने की जरूरत है? पता लग गया कैसे है? ठीक है, यानी कि माँ बाप दोनों के दोनों लंबी अवधि जिएंगे, एक दोनों के पूरक होंगे। ओके, क्योंकि माँ तो बाप फिर सर, तो आमने फिर सामने सर माता अकेली कैसे हो गई सर, अगर वो दोनों लंबी अवधि जिएंगे? मैम कई बार आप अपने आप को घर में आप कई बार अपने आप को बीवी बच्चे हस्बैंड होने के बावजूद भी अकेला फील करते हो। जी जी। हम अपने आप को अकेला फील करते हैं, तो इस तरह से फील हुई, क्योंकि हाँ जी। चंद्रमा के ना, एक बात से चार्ट में देखो, 7 नंबर के आगे 8 नंबर लिखा है और 7 नंबर के नीचे 6 नंबर लिखा है। क्या उन दोनों में कहीं पे कोई ग्रह बैठा है? नहीं सर। और सूर्य जो बैठा है उसके आगे और पीछे देखो कोई ग्रह बैठा है? बैठे हैं सर। इसलिए पिता जो है वो अकेला नहीं हुआ, लेकिन माता अकेली हो गई है। अच्छा। दूसरी बात, पिता जो बैठा वो बैठा है कहाँ पे? पढ़ाई में, बच्चों में, और माता कहाँ जाके बैठ गई? रोग में। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो ये एक छोटी सी क्लास थी जो मैं आपको देना चाहता था, और इस क्लास को देने का मेरा जो मेन मोटिव था वो ये था कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, हर आदमी अलग बात बोलता है। इसने बोला आपका चंद्रमा खराब है, उसने बोला राहु खराब है, उसने बोला शुक्र का डायमंड पहन लो, उसने बोला कि आप जी पूजा करवा लो, इसने बोला कि जी आप पीपल को जल दो, इसने बोला ये करो, उसने बोला वो करो। ठीक है, आप एक आदमी के पास जाओ तो आपको लगता है चलो वो कर लेते हैं, फिर आगे देखें। लेकिन जब आप 3-4 लोगों के पास जाते हो आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या करो। होते हो सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन रखिए, ठीक है, क्योंकि समझने वाली चीज को ना समझ लेना चाहिए जब टाइम मिलता। अगर आपको लगता है कि शायद जो मैं आपको समझा रहा था वो ज्यादा नहीं काम का, तो शायद मेरी कुछ मिस्टेक्स या फिर मेरे में कुछ कमी रह गई होगी, क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड में मैं इससे ज्यादा तो डिटेल नहीं समझा सकता। ठीक है, तो आपको अगर कुछ नॉलेज है कि मेरा ये सवाल इसमें कहां से देखता है, मेरा ये ग्रह अच्छा है या बुरा है, तो आप थोड़ा बहुत वहां पे अगर बोलोगे तो सामने वाला आपको गलत राय नहीं देगा। 30% एस्ट्रोलॉजर समटाइम्स, हालांकि ये थोड़ा गलत भी है, कुछ भी अपनी तरफ से बता देते हैं जो भी उनको सही लगता है, प्रॉपरली रीड नहीं करते, और सामने क्लाइंट आया बताया और चला गया, क्योंकि उसको नॉलेज तो होती नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नॉलेज हो तो आदमी आपको गलत नहीं करता। इस एग्जाम्पल को आपकी रियल लाइफ के साथ में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी दुकान पे जाके शॉपिंग करने की कोशिश करो जो, या फिर चलिए शॉपिंग छोड़िए, फ्रूट्स वाले की बात करते हैं, ऐसा फ्रूट वाला जिसके पास आप पहली बार जा रहे हो, जो आपको हाईवे पे नजर आते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, आप कहते हो चलो बेटा आप ऐसे करो 2 किलो सेब दे दो, या फिर आप 1 किलो फ्रूट दे दो, आम दे दो या केले दे दो। घर पे आके आप चेक करते हो उसमें से 1-2 पीस खराब निकलते हैं, होता है ना कई बार? हाँ जी। निकलते हैं, क्यों निकलते हैं आप जानते नहीं उसको?
और वो आपको नहीं जानता। लेकिन आप एक पक्का बांध लो अपना और उसको बोलो कि हाँ मैं यहाँ गली में मेरा आगे जाके घर है और तू फलाने का लड़का है ना और ऐसे करके है, या फिर इस एरिया में ये फलाना राउंड में आता है, ये ऐसे करके है। थोड़ी बहुत उसको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो कि मैं तेरे को जानती हूँ और यहाँ पे जो बगल वाला है उसको भी ऐसे करके। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि गलती से एक बार गलती करेगा और अगर आप उसके बाद जाके बोलोगे ना ये फ्रूट खराब निकल गया, वो आपको रिप्लेस करके देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कितने % लोग आप में से हैं जो इस बात को एग्री करते हैं? हाँ जी सर, कितने %? 100%। यही चीज को आप एस्ट्रोलॉजी में फॉलो करो। आपके साथ क्यों एस्ट्रोलॉजर बार-बार आपको ये लगता है कि वर्डिंग चेंज हो रही है, क्योंकि वो उनके लिए आप नए हो ना। उन्होंने क्या है, उनको तो क्या है, क्लाइंट आया उसको बताया गया, पैसे जेब में, अगला आएगा फिर आएगा, क्योंकि पता उनको इसका रिपीट आना नहीं है, तो जो मन में आ रहा बता के चलो। जब आपको नॉलेज होगी, एग्जांपल के लिए मान लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए चलो मेरे को फ्रूट्स की नॉलेज है, ठीक है, तो मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ ये आपका ये तोता आम है, ये आपका दशहरी आम है, ये आपका लखनऊ से आता है, ये आपका इलाहाबाद वाला है, हाँ जी मंडी में क्या भाव चल रहा है, तो आदमी को पता लगता है हाँ नॉलेज है आदमी को। हाँ जी तुम तो यार ये तो 300 रुपए पेटी के हिसाब से लेके आए हो, उसके हिसाब से तो आपको 60 रुपए के हिसाब से बेचोगे तब भी आपको इसमें 20 रुपए मुनाफा है, आप ये 90 रुपए क्यों बेच रहे हो? तो आदमी कहेगा चलो कोई बात नहीं बाबूजी मैं 60 लाया हूँ, आप 70 में ले जाओ लेकिन रेट मत खराब करो, ठीक है, और आदमी बढ़िया क्वालिटी के देगा, नई पेटी में से ले जाओ। थोड़ी बहुत अगर आपको अवेयरनेस हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती लाइफ। यही चीज आपको समझनी होती है। अगर आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर सकती है या करती है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, मैं एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखूं, ये उसका जवाब है। आप सबकी लाइफ में आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, क्या कभी आपके बच्चों ने आपसे सवाल किया मुझे क्यों भेज रहे हो? क्योंकि उनको अकल नहीं। लेकिन आप सबको मालूम है हमने भेजना है, क्यों? आपके मन में एक ड्रीम है, मैं अपने बच्चे को ये बनाना चाहती हूँ जिसकी पहली सीढ़ी स्कूल से शुरू हो, इसलिए आप बच्चे को स्कूल भेजते। सेम वही चीज एस्ट्रोलॉजी में। अगर आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प देगी, आपको जानने की जरूरत है, तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको कोई ना बनाए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, या अगर मेरे को नॉलेज है इसको मेरा अप्लाई करना है, किसी का भला करना है, या मेरे को एस्ट्रोलॉजी से गेन हो सकता है, मैं कुछ कमा सकती हूँ, किसी की मदद या सेवा कर सकती हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए। और कहीं से भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं की तब तक उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपने अपने बच्चे को स्कूल में ABCD लिखना सीखा, उसने अब घर पे आके उसने अगर प्रैक्टिस नहीं की, माँ बाप के सामने ABCD नहीं लिखी, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि एग्जाम में वो ABCD लिखेगा या नहीं लिखेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं से भी एस्ट्रोलॉजी सीखो, मैं ये नहीं कहता मुझसे सीखो, कहीं से भी सीखो, जहां से आपका मन मानता है, आपका मन जहां से गवाही देता है, आपको वहां से चीज सीखनी चाहिए, वहां से आपको शॉपिंग करनी चाहिए, उस पर्सन के साथ आपको संबंध बनाने चाहिए, उसके साथ आपको अपना मैत्री स्थापित करना चाहिए जिसके साथ आपका मन मानता है, ठीक है। धक्का किसी के साथ कोई नहीं। और ये क्यों? क्योंकि जब तक आप मन से नहीं उस चीज को सीखते तब तक आप उससे, क्योंकि किसी भी चीज के लिए तन मन धन जरूरी है। धन आप सभी लोग खर्च सकते हो, कहीं भी खर्च सकते हो, ठीक है। तन यानी कि आपका हाथ, वो भी लगा लोगे, हाथ से नोट्स बनाओगे, लेकिन मन जब तक पक्का नहीं होगा तब तक वो चीज आपको आएगी। कोई भी पूजा पाठ या शास्त्रों में लिखा है तन मन धन से की गई सेवा रिजल्ट देती है, और तन मन धन से सीखी गई विद्या रिजल्ट देती है, ठीक है। और जैसे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाके सबसे पहले वो क्या सीखते हैं, आप में से क्या कोई बता सकता है? ABCD मत बोलना कोई, ऐसी कोई चीज जिससे आप खुश होते कि हाँ मेरे बच्चे ने सीखा है। सर बैठना वहां पर। नहीं मैम, बैठने से इतना कोई पेरेंट्स खुश नहीं होते, थोड़ा और ऊंचा सोचिए। सर वो कम्युनिकेशंस करना सीखता है सबके साथ। नहीं नहीं मैडम, ये भी नहीं। सोचिए सोचिए, आपके बच्चे ने स्कूल जाके पहली वो चीज जो की जिससे आप खुश हुए कि हाँ मेरा बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, मतलब मैनर्स, रिस्पेक्ट, वो भी ठीक है सर, मैनर्स रिस्पेक्ट आप घर पे बैठ के भी दे सकते हो। और ये चीजें जो मैं जान बुलवाना चाह रहा हूँ ना, वो एक्चुअल में आप घर पे भी करवा सकते हो, लेकिन मोस्टली वो स्कूल में होता है। सोचिए थोड़ा सर इंटरेक्शन अपने पीयर्स के साथ। नहीं मैम, ये सारी भावनात्मक चीजें हैं, इसका स्टडी में कोई रोल नहीं, ठीक है ना। ये सब चीजें तो घर से शुरू होती है, ठीक है, ये सब चीजें घर से शुरू होती है। कोई है जो तुक्का लगा सकता है
कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम अपने बच्चे को सबसे पहले स्कूल जाने के बाद उसमें नोटिस करते हैं जिससे हम खुश होते हैं? डिसिप्लिन होना। तो इंडिपेंडेंट हो सकता है बच्चा। मैं स्टडी से इंडिपेंडेंट रिलेटेड चीजें बोल रहा हूँ मैं। आप जो चीजें बोल रहे हैं वो इनर क्वालिटीज हैं जो आप खुद सबसे पहले आप भरते हो उसमें। आप अपने टीचर को नहीं बोल सकते कि क्या डिसिप्लिन सिखाया, सो आपके टीचर आपको उल्टा बोल सकते हो बच्चे को आपने क्या डिसिप्लिन सिखा के यहाँ भेजा। डिटैचमेंट, इंडिपेंडेंट। नहीं मैम, 3 साल का बच्चा क्या इंडिपेंडेंट? फ्रेंड्स बनाना। फ्रेंड्स तो मैम आपके स्कूल नहीं भेजोगे तब भी बना लेंगे। वो तो अपने डोरेमोन या फिर शिनचैन जो आपके कार्टून होते हैं उनको। टाइम का पाबंद होना। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा कोई पाबंद नहीं होता। सर डिटैचमेंट सर मैम, आप स्टडी से रिलेटेड चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपका एक तरह से टेस्ट है। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में भी चीजें फाइंड आउट करनी होती है, लिंक जोड़ने होते हैं। सर बोलना सीखता है वो? बोलना मैम सीख जाता है। मेरी जो भांजी है वो 1.5 साल की थी, चबड़ बोलना शुरू हो गया था वो, मतलब सब खाया था। सर इमोशंस मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ, स्टडी से जुड़ा। आप स्कूल भेज रहे हो बच्चे को, आप किसी इंस्टीट्यूट में नहीं भेज रहे, आप किसी काउंसलिंग में नहीं भेज रहे, आप किसी प्रोफेशनल के यहाँ नहीं भेज रहे उसे। कोई बात नहीं, आप सभी शायद नहीं उसको फाइंड आउट कर पा रहे। इंटरेस्ट, कोई बात नहीं सर, शांति रखिए। आई थिंक शायद आप सबके बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं, जिस वजह से शायद आप वो उस मोमेंट को भूल चुके हैं। सबसे पहले जब आपका बच्चा आपको अपना नाम लिख के दिखाता है तब आपको खुशी होती है, या आपके अपनी माता का या पिता का नाम लिख के दिखाता है, आया ना, तो स्टडी से जुड़ा है। तब आपको लगता है हाँ, मैंने जो पैसे भरे हैं, मैंने जो इसके ऊपर वर्क किया है, वो कहीं रिजल्ट दे रहा है, सार्थक है। पता लगे साल हो गया बच्चा वहां जा रहा है, वो अभी भी एस बनाते हुए जलेबी बना देता है, और जी बनाते हुए वो उसका कुछ और ही कीड़ा सा बना देता है। तो आप बताइए, जब आपके बच्चे ने पहली बार अपना नाम लिखा, अपने पिता का नाम लिखा, अपनी माता का नाम लिखा, और आपके घर में कोई गेस्ट आया, उसको बोला, सामने कॉपी कर दी, मुंह से भले कुछ ना बोले, तो कितना अच्छा लगता है गेस्ट को भी और आपको भी कि इस उम्र में बच्चे ने अपना नाम लिख के दिखाया है। पहली सीढ़ी स्टडी की, अपना नाम लिख के दिखाना, वहां से शुरुआत होता है आपका सफर। क्या मैं गलत हूं? अगर आप में से कोई मेरे को करेक्ट करना चाहता है तो आप सभी अपने अपने रिव्यूज दे सकते हैं कि अगर इससे ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको लगता है स्कूल भेजने और स्टडी से जुड़ा कुछ है। सेम उसी तरह एस्ट्रोलॉजी जो आप सीखते हो या एस्ट्रोलॉजी जो आप करते हो, सबसे पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। जैसे बच्चा स्कूल गया, सबसे पहले उसने अपना नाम लिखा, अपने दोस्त का नहीं लिखा, अपनी मैडम का नहीं लिखा, अपना, अपने पेरेंट्स का। ठीक है, तो आपको पहले अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, वो मेरे चार्ट पे कितनी हद तक एप्लीकेबल है। आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, आपको पता है मेरे साथ क्या घटित हुआ और क्या सही था क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग आप एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से समझना सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एक चीज आपको समझाने वाली थी, जिससे क्या है आप एस्ट्रोलॉजी के फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लेते हो और फर्स्ट स्टेप को समझ लेते हो। फर्स्ट स्टेप अगर आपने किया, क्योंकि क्या होता है किसी भी चीज में, आपने जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा तो फर्स्ट स्टेप जब आपने इंडिपेंडेंटली कुछ देर चलाए तो आपको हौसला है कि मैं चला सकता हूँ, चला सकती हूँ, चाहे वो ड्राइविंग हो चाहे वो साइकिलिंग हो। उसी तरह से स्कूल जब आप कुछ दिन चले जाते हो तो उसके बाद आगे की लाइफ भी इजी हो जाती है। जब आप फर्स्ट हाउस को समझ लेते हो और जब आप अपने चार्ट को समझ लेते हो तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। और मेरी तरह सिखाने के तरीके में क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपसे लास्ट किसी क्लाइंट का चार्ट डिस्कस किया, शेयर किया, जिसको आपने पूरा समझा, उसी तरह से मैं आप सभी लोगों का जो मुझसे सीखेंगे उन्हीं के चार्ट्स के ऊपर उन्हें सिखाऊंगा, जिससे आप सबसे पहले अपने आप को समझोगे, अपने आप को सीखोगे। क्योंकि जब आप अपने आप को समझ लोगे और सीख लोगे तो आप किसी और को भी सीख और समझ के उसे बता सकते हो कि ये क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा ये सेशन खत्म होता है। आप सभी लोग अपनी अपनी रिव्यूज एंड क्वेरीज दे सकते हो कि आप सबको ये सेशन कैसा लगा। सर थैंक यू वेरी मच, सेशन अच्छा था। सर ये जो आप कह रहे हैं कि
अगर मुझसे सीखेंगे तो सर इसके डिटेल्स प्लीज डाल दीजिएगा। जी हाँ मैम, जी जिस ग्रुप में आपको लिंक मिला है ज्वाइन होने के लिए, उसी में आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट में सब कुछ लिखा होगा। अगर कोई चीज आपको लगी मिसिंग है तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इससे बढ़ सर के ये एडवांस और ये सब बेसिक सब इसमें ही है। मैडम आप, मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या बोला, एक क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन का टॉपिक फाइंड करना सिखाया, और उसके हाँ बाद मैंने आपको रिलेट करना सिखाया ग्रहों का। हाँ तो जब आपको कुंडली पढ़नी आ गई पूरी, तो बेसिक और एडवांस की कोई बात ही नहीं। बेसिक और एडवांस की बातें वो करते हैं जिनको आगे 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 करना होता है, लेकिन वो जो किया हुआ है उसको अप्लाई नहीं करते। आपको जब एक बार कुंडली पढ़नी आ जाएगी ना, आपको सब कुछ आ जाएगा। जिस व्यक्ति को कुंडली पढ़नी आती है उसके सामने बेसिक एडवांस कुछ नहीं। और जो व्यक्ति कुंडली नहीं पढ़ सकता, चाहे उसने बेसिक एडवांस के ऊपर मास्टर्स तक क्यों ना कर रखी हो, उसके लिए कोई मेन फायदा तो यही है ना सर। नहीं। जी मैम, मेन है कुंडली पढ़ना। यस आपको कुंडली पढ़नी आती है, आपको बस आ गया। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला, तन मन धन। इसमें धन हटा दो, तन हटा दो, मन। जब आपका मन सेटिस्फाई हो गया, समझ लो आपको सब कुछ आ गया। लेकिन जब आपको ये लगेगा नहीं मेरे को थोड़ा और सीखना है, तब आपको लगेगा कि हाँ मेरे को कुछ और ऐड ऑन करना है। क्योंकि आप में से किसी पर्सन ने ना वो क्या बोलते हैं, कर्मों की बात की थी, पूर्व जन्म के कर्म। तो पूर्व जन्म के कर्म मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। पूर्व जन्म का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो वो उन लोगों के लिए जिनको बेसिक एडवांस सब कुछ आता है, जो आगे के लिए करते हैं। एक बात बताइए, आप में से क्या किसी पर्सन ने ये क्वेरी किया कि एस्ट्रोलॉजर के साथ कि मेरे पूर्व जन्म में क्या था या मैं अगले जन्म में क्या होऊंगा, या पूर्व जन्म से रिलेटेड कोई क्वेरी की कभी? नहीं नहीं, क्यों नहीं की? क्योंकि पैसे लगते हैं ना। फ्री में अगर कोई हो तो आप पूछ ही सकते हो, बताओ जी मैं लेकिन पिछले ये जन्म में क्या जान था? सकते हैं वो भी तो आप अभी सुना। हाँ, क्योंकि देखिए इसमें तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ जी, आप पूर्व जन्म में घोड़े थे, आप बहुत मेहनत कर रहे हो ना, गधे थे मेहनत कर रहे हो, शेर थे, चलो जी 500 रुपए मिल गए, शेर थे। लेकिन वो समझ सर अभी एक वो एक बात अलग पूछूं? कंसेप्ट है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि वो हाँ, पूर्व जन्म में जो जुड़ा है, आज के हॉरोस्कोप में वो लिखा हुआ है, वो एक अलग लेकिन फोटो सर है। मुझे लगता है ये जो हम लोग सीखने भी आए हैं तो शायद वो पूर्व जन्म में आधा रख के आए, वो पूरा इधर करने आए क्या? हाँ मैम, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा सुना है इसलिए हाँ मैं बोल बिल्कुल रही हूँ। होता है। आप में से लोगों का क्वेश्चन होता है क्या मैं एस्ट्रोलॉजी सीख सकता हूँ? हाँ नॉर्मली आई थिंक यहाँ पे आप जितने लोग हैं, आप में से 90% लोगों का सवाल होगा क्या मैं एस्ट्रोलॉजी सीख सकता हूँ? उसके दो जवाब हैं। पहली बात, अगर आपकी इच्छा है तो आप सीख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली में योग बन रहा है तो आप सीखोगे। मैंने नहीं बोला आप सीख सकते हो, आप सीखोगे। क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जिनकी उम्र शायद 25-30 है, कुछ लोग हैं जो शायद 40 हैं, कुछ लोग हैं जो 50 हैं। तो मैंने क्यों बोला सीखोगे? क्योंकि वो नियति है, वो फिक्स है। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो अप्रोक्सीमेटली 65 इयर्स के हैं और एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, और एक मेरे पास अप्रोक्सीमेटली ग्रेजुएशन कर रहा है, अभी ग्रेजुएशन चल रही है उस पर्सन की, और वो भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है। एक इंटरेस्ट। छोटे से बच्चे को एस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब है? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है इसलिए कर रहा है। और एक 65 साल की लेडी को क्या मतलब है एस्ट्रोलॉजी सीखने का? क्योंकि उसकी नियति में लिखा है कि वो सीखेगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी नीति में लिखा होगा हमें चोट लगनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लगेगी तो लगेगी। तो वो दो तरह से इसका जवाब आता है। आप सभी लोग 100 में से 99 अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, क्या सभी बच्चे पढ़ने के लिए पैदा होते हैं हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग? नहीं। क्लियर है? हाँ, रेमेडीज भी आएगी ना सर इसमें? लेकिन आप सभी रेमेडीज। बिगनर्स हो ना, उसमें से कुछ होते हैं जो आगे बढ़ते हैं और कुछ का मन ही नहीं लगता। तो सर इसीलिए रेमेडीज भी आएगी उसमें सब? मैम सब कुछ आएगा। मैंने आपको बोला ना, आपको चीज समझानी है। अच्छा। मैंने आपको चीज समझानी है। सिखा तो आपको कोई भी देगा, समझा कोई कोई देगा। क्योंकि मैंने एक बात बताइए, चलिए मैम ईमानदारी से बताइएगा, जितना मैंने स्टार्टिंग से लेके तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा आपके साथ दिया है, अगर आपने 1.5 घंटा मेरे साथ फोकस होके दिया है, तो कोई पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो, या बीच में कहीं पे आपको लगा हो कि यार ये चीज क्लियर नहीं हो रही, या हवा में से आ गई, या फिर ये जुड़ नहीं रहा, नहीं।
सारा आपको मैच हुआ ना? नहीं, वो आपने जो बोला था वो मैं एक्चुअल में तब भी ज्वाइंट हुई थी, आपको कोई क्वेश्चन बात नहीं, डाला तभी। आप जितने आप आधे घंटे से ज्वाइन हो, हाँ, आधे घंटे लेकिन से तो क्लियर आपको था, हॉरोस्कोप में लिंक हो रहा क्लियर है था। ना? हम्म। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन? सर टाइमिंग क्या रखते हो आप? टाइम मैम जो आज की टाइमिंग थी। दूसरा नहीं रख सकते आप? दूसरा कौन सा बताइए? समझो ना 4-5 बजे का, 5-6 बजे का। 4-5 बजे का मैम। आपका बैच बना तो सर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कोई मैं बात नहीं। सिर्फ अकेली के लिए बना। हाँ मैम, देखिए मोस्टली तो 8 बजे लोग ज्यादा फ्री रहते हैं, खाना वाना खा के या पहले बना लेते हैं, ठीक है ना? तो 8 से 9 का बैच जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे डिस्कशन में समझाने में 9 से 9:15 9:30, क्योंकि देखिए आप लोग इंटरेस्ट दे रहे थे, इसलिए मैं इस क्लास को थोड़ा आगे तक लेके गया। अदरवाइज मुझे क्या है, मेरी कमिटमेंट है, मैंने 8 बजे स्टार्ट किया, मैंने 9 बजे बंद कर देना है। कई लोग ऐसे ही करते हैं, अपना समझाया बताया, चीज समझाई, उसके बाद आप उसे अप्लाई कर सको नहीं कर सको वो आपके ऊपर। सर हमारे डिस्कशन तो इसमें बहुत पहले तक भी चले हैं, 10-10 ये बजे जो तक मैम भी। है, सोनिया मैडम है, और जिन पे आप अभी पिक्चर देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मुझसे सीख चुके हैं, उसके बावजूद ये सब कुछ सीख चुके हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने ये बेसिक की क्लास लगाई, क्योंकि कई बार क्या होता है, इनको भी मालूम है कि कुछ नहीं में इसे भी कुछ मिल जाना है। सर आज भी हर बार ही होता है, उस दिन ऑफिस में थी तब भी, अब आ जाके फ्रीली होके इस टाइम पे अटेंड करके बोल सकते हैं। वो कई बार होता है उस टाइम पे हम बोल ही नहीं सकते, कई बार बीच में काम कर रहे होते हैं। सोनिया मैडम, जैसे आपने पूरा कोर्स सीख लिया मुझसे, फिर भी हाँ आपने जी आज भी कुछ सीखा होगा, थोड़ा बहुत, सर, सीखा है, ये तो है, सो ट्रू। ठीक है ना? और जो लोग नए हैं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने भी सीखा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीखेगा, और जिसको पूरा आता है वो भी सीखेगा, क्योंकि सर वो देखिए। इंटरेस्ट ही है, आप इस तरह से सिखाते हो कि फिर करता है और। हाँ बिल्कुल, ये अमेज़न वाला हिसाब किताब है, और दिखाओ और दिखाओ, ठीक है ना? अगर आप बाजार चले जाओ, पहला पीस आपको पसंद नहीं आता, वो दुकानदारी बेवकूफ होते हैं, सामने आपके ढेरी लगा देते हैं, वो फिर देखते जाओ, क्योंकि पहली नजर में जो आता है वो पसंद आ चुका होता है, जो बाहर डिस्प्ले पे होता है हमें पसंद होता है, फिर भी हम और देख लेते हैं, कोई बात नहीं, तो ऐसी चीज होती है। तभी तो मैंने बोला मन 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 को पक्का करो, उसके बाद आपका तन आपका तब साथ देगा। और जो धन है, बहुत टाइम पे आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट करते हो और आपकी इन्वेस्टमेंट आपको रिजल्ट नहीं देती। क्या कारण है? उसमें आपका तन और मन नहीं जुड़ा होता। अगर आपने 2 नंबर से पैसा कमाया, दैट मींस कि तन नहीं लगाया, आपने एफर्ट नहीं लगाया, पसीना नहीं बहाया, या आपने दिमाग नहीं लगाया, अपने आप बिना मेहनत के पैसा आया तो वो चला जाएगा। आप मन नहीं लगा रहे, आप जैसे उसको कहते हैं कोई बात नहीं, लगा दिया, ध्यान नहीं दे रहे, तो वो चला जाता है, या वो धन आपका नहीं, या आपको उसकी कदर नहीं, तो वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो ठीक है, मैं सेशन को ओवर करता हूँ। सर एक चीज पूछनी थी, एक चीज। पूछिए। सर हमारे वाला जो है एडवांस का, जिसमें प्रिडिक्शन था ना, प्रिडिक्शन पार्ट की कुंडलीज का, उसमें कब टाइमिंग होगा, उसका क्या बैचेस बनेंगे? उसका मैम आप बताइए, आपके पास रात को टाइम है दिन में टाइम है, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग फिर बैच बना लेता हूँ। सर रात का ही है, क्योंकि ऑफिस टाइम में तो फिर है कि नहीं बोल सकते ना। कोई मैम, फिर आप उसको 9:30 से 10:30 रख लीजिए, क्योंकि 8 ठीक है सर, की क्लास लगेगी, ठीक 9:30 से ठीक 10:30 में फिर वो दूसरी क्लास। उसमें यही होगा कि ठीक है। जैसे मैंने आपको ये कुंडली एक्सप्लेन की अभी, इसी तरह से आपके पास 100 कुंडलियां एक्सप्लेन होंगी। ठीक ठीक और उस 100 में से हो सकता है 10-12 आपकी हों, ठीक है, या फिर बाकी जितने लोग होंगे उनकी होंगी। और उसमें ठीक आप ठीक किसी भी टॉपिक का क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि इस चार्ट में लव मैरिज बताओ, इस चार्ट में अरेंज मैरिज बताओ, इस चार्ट में भाग्य मैरिज बताओ, इस चार्ट में सास कैसी है, इस चार्ट में देवरानी कैसी है, इस चार्ट में आदमी खड़ूस है, इस चार्ट में बहू कैसी है, इस चार्ट में बनेगी नहीं बनेगी, घर बनेगा नहीं बनेगा, बच्चे क्या होंगे, लड़का होगा लड़की होगा, लड़का कब शादी करेगा, करेगा नहीं करेगा, कैरेक्टर कैसा है, अलग अलग जैसा मर्जी काउंटर सवाल कर सकते हो, जो आपको लगता है हो सकता है। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर एक श्योरिटी जागती है और एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होता है इस चीज को पढ़ने का, एक हौसला आता है, ठीक है? क्योंकि जब आप उसी चीज को करते जाओगे तो फिर इजी लगता है चार्ट देखना, ठीक है? चलिए ठीक, थैंक यू सर। चलिए, तो मैं क्लास ऑफ करता हूँ, और आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो फीस पे करके कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी।
और कल हमारी क्लास का पहला चैप्टर जो होगा वो ये होगा कि 16 अगस्त को सुबह 10 बजे जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी कुंडली बनानी, ठीक है। और आप में से जो लोग जानते हैं एस्ट्रोलॉजी को वो बना के भेज सकते हैं और उसके ऊपर हम फिर आगे देखेंगे, क्योंकि ये जस्ट एक छोटा सा स्टेप है। और जो नहीं जानते होंगे उनको मैं बताऊंगा कि कुंडली कैसे दी, ठीक है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।